नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने एनडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं राजस्थान जियोग्राफी के जो एमसीक्यू है, 10 टॉपिक लगते हैं। और 10 टॉपिक्स के जो एमसीक्यू 7200 बुक है अपनी, 7200 प्लस, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से पढ़ लेना। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी मैं आपको बताते हुए साथ साथ में चलूंगा कि ये क्वेश्चन बने हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावना है। देखो, एक चीज होती है जैसे आरपीसी का लेवल क्या होता है, कर्मचारी चयन बोर्ड का लेवल क्या होता है, उनको ध्यान में रखते हुए अपने सारी चीजें आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने ये ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी ये चीजें बताई थी कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहां से बनेंगे, जैसे उत्पादन वाला कृषि के अंदर पूछा जाए, उत्पादन वाला बनेगा तो वहां से क्वेश्चन आया था। बात की जाए भौतिक विशेषताओं के अंदर, कहा था, बार बार कहा था कि अपने अरावली की जो चोटियां हैं वहां से क्वेश्चन आएगा, तो पक्का आया था, वहां से आया था। तो वो सारी चीजें, जो जो चीजें मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ये इन क्वेश्चनों को पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इन टॉपिक्स में थोड़ा सा ध्यान देना है। अंतिम समय जरूर है, 20 दिन बाकी हैं आपके, लेकिन फिर भी आप इन चीजों पर थोड़ा सा गौर कर सकते हैं। ठीक है, अपने ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उनको साथ साथ में लेकर अपने चलेंगे। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड क्लास है अपनी। ठीक, चलिए आगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, वो चीजें जो चीजें सीधी सी है वो बताऊंगा और आगे चलते रहेंगे। जितने क्वेश्चन है, जैसे इसके अंदर 135 के लगभग क्वेश्चन होंगे भौतिक विशेषताओं के अंदर, क्योंकि सामान्य स्थिति विस्तार पढ़ा जरूर जाता है सेकंड ग्रेड के अंदर, लेकिन बात की जाए तो जो क्वेश्चन आता है भौतिक विशेषताओं से आता है, वो समझने के लिए, लेकिन अपने सीधा कहां से लगता है टॉपिक, वो लगता है भौतिक विशेषताओं से लगता है। ठीक है, चलिए आगे, अब देखते हैं अपने क्या चीज है। हाँ, कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अरावली चोटी अपने संबंधित जिले के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाती है। यानी अरावली से संबंधित है और दक्षिण अरावली की चोटी है जो कौन से जिले के अंदर नहीं है, ये पूछा गया है। जरगा, जरगा क्या उदयपुर में है? बिल्कुल, जरगा उदयपुर में मिलता है। जयराज उदयपुर में है या नहीं बताइए? जयराज उदयपुर में नहीं है। जयराज कहां पे है? सिरोही के अंदर है। जयराज कहां पे है? सिरोही के अंदर है। तो ये बात क्या होगी? गलत होगी, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। बात की जाए धोनिया डूंगर नाम आता है, धोनिया डूंगर कहां पे है? वो उदयपुर में है। कमलनाथ उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई 1001 मीटर है। ठीक है, ऋषिकेश सिरोही के अंदर है, इसकी ऊंचाई 1017 मीटर आपको मिलती है। तो आंसर हो जाएगा इसका 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रवार के साथ अरावली पहाड़ियों के निम्नलिखित नामों का मिलान कीजिए। ठीक है, अब देखो, उदयपुर, बूंदी, सिरोही, सीकर नाम दे रखा है। अब उदयपुर के अंदर इसको बोला जाता है अदावत। क्या बोला जाता है? अदावत। बूंदी के अंदर आडावाला। ठीक है, अडावला या आडावाला। सिरोही के अंदर इसको बोला जाता है आबू गुलाब। और बात की जाए सीकर के अंदर, इसको क्या बोला जाता है? मालखेत की पहाड़ियां। मालखेत की पहाड़ियां, मालखेत कहां पर है? सीकर के अंदर ही है। ए का 3, ए का सी, बी का 2। ठीक है, ए का सी हो गया, बी का 2 हो गया, 3 का ए हो गया, 3 का ए, क्या नहीं, 3 का ए का सी। ठीक है, 2 का बी, डी का 3 का डी, 3 का डी और 4 का ए। हाँ, ये रहा आपका 2 नंबर आंसर होगा। ठीक है, 2 नंबर आंसर हो जाएगा इसका भी। आगे देखिए, हाँ, अब आता है आपके जो भौतिक विभाजन किए थे, किस किस ने किए थे? प्रोफेसर वीसी मिश्रा नाम आता है, रामलोचन सिंह नाम आता है। ठीक है, इसके अलावा हरिमोहन सक्सेना नाम आता है, तो इनके एस के सेन का नाम आता है। अब है राजस्थान के भौतिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1968 में, कब प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने प्रथम प्रयास किया था भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन किया था? 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। तो क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। 7 भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया था, किसने? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था। बात की जाए डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में राजस्थान को 2 मुख्य भागों में, कितने भागों में? 2 मुख्य भाग, 4 उपभाग और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया था। किसने? रामलोचन सिंह ने। ये बात भी सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आप ढंग से अगर थ्योरी की बुक्स पढ़ रखी है तो बिल्कुल ये आपको सही देखने को मिलेगा। एस के सेन ने 1968 में धरातलीय दृष्टि के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का दूसरा प्रयास किया था। देखो, एस के सेन ठीक है, नाम ठीक आता है, लेकिन यह धरातलीय दृष्टि से नहीं किया था, ये जलवायु की दृष्टि से किया था। किस दृष्टि से? जलवायु दृष्टि के आधार पर किया था। तो ये कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। चौथा है, हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को धरातल, जलवायु व नदी बेसिन के आधार पर 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में बांटा है। ये बात भी सत्य है, जिसमें मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है, अरावली आ जाती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाता है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आ जाता है। तो ये सारी चीजें आ जाती है, जो कि सही बात है। ठीक है, तो आपका 1 2 4, 1 2 और 4, ये आपका 2 नंबर फिर आ जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग को हाड़ौती पठार कहा जाता है। दक्षिण पश्चिमी भाग थोड़ी है, दक्षिण पूर्वी भाग है। तो ये लो, दक्षिण पूर्वी भाग। तो ये गलत हो गया पहला ही कथन। हाड़ौती पठार दक्कन की उच्च भूमि और विंध्य क्षेत्र में विभाजित है। बिल्कुल, दक्कन विंध्यन, तो हाड़ौती पठार दक्कन की उच्च भूमि और विंध्यन क्षेत्र में विभाजित है। ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। दक्कन की उच्च भूमि और आपका विंध्यन क्षेत्र, ये बात सही है। हाड़ौती पठार को स्थानीय रूप से पठार और ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। बिल्कुल, ऊपरमाल का पठार आपका बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ का क्षेत्र है, वो किससे संबंधित माना जाता है? ये आपके हाड़ौती पठार से संबंधित भी माना जाता है। तो इस कारण से पठार और ऊपरमाल का पठार भी कहा जाता है। तो ये बात भी सत्य है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 हो जाएगा। आगे देखिए, ये 40 दिन वाली रणनीति आपकी फर्स्ट पेपर के लिए, जीके के अंदर सेकंड ग्रेड के लिए चल रही है। फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धार मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन कई बार मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर भी दे रखा है। ठीक है, रेगिस्तान कई बड़े स्तनधारियों के साथ अपेक्षाकृत समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है। बड़े स्तनधारी बिल्कुल पाए जाते हैं यहाँ पर, विशेष रूप से ब्लू बुल नीलगाय, ठीक है, ब्लैक बक चिंकारा, भारतीय चिंकारा या चिंकारा जिसको बोल सकते हैं। अधिकांश इकोरियोजन रेत के टिल्ले हैं। इकोरियोजन रेत के टिल्ले क्या राजस्थान में पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं पाए जाते। तो बात ये क्या हो गई? गलत हो गई। ठीक है, गर्मियों के महीनों में थार रेगिस्तान में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, 50 डिग्री से पार चला जाता है कई बार तो। ठीक है, जैसलमेर जिले में चंदन नलकूप को थार का घर या थार का घड़ा कहा जाता है। बिल्कुल ये बात भी क्या है? सही है। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा? इसका भी 2 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा माना जाता है? संरचनात्मक दृष्टि से, किस दृष्टि से? संरचनात्मक दृष्टि से। इस क्वेश्चन को कर लेना इंपॉर्टेंट। ये क्या लिखा हुआ है? संरचनात्मक दृष्टि से। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो एक तो माना जाता है उत्तर वृत्त मैदान का हिस्सा माना जाता है, जो आपका थार का मरुस्थल, और पूर्वी मैदानी हिस्सा माना जाता है किसका? उत्तरी वृत्त मैदान का। और एक माना जाता है प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार के आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली प्रदेश हिस्सा माना जाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। उत्तर पर्वतीय प्रदेश हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाएगा, ध्यान में रखना, हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाएगा संरचनात्मक दृष्टि से। क्यों? क्योंकि अरावली कोई हिमालय का हिस्सा नहीं है। ध्यान रखना, कई बार आपके दिमाग में आ जाए कि अरावली हिमालय का हिस्सा, बिल्कुल नहीं होगा। तटीय मैदान, मैदान तो नजदीकी नहीं है राजस्थान के, तो ये तटीय मैदान भी नहीं होगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पूर्वी प्रदेश, ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पर ये नहीं होगा और यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में कहां पर है? जैसमंद झील के पास है। जैसमंद झील कहां पे है? सलूम्बर में है। सलूम्बर किससे अलग हुआ है अभी? तो उदयपुर से अलग हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सलूम्बर। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? अब इसमें से क्या बताना है? सही बताना है, कौन से सही है। अब देखिए, 4 दे रखे हैं। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रष्ट द्वारा सीमांकित। अब देखो, कईयों के दिमाग में ये चीजें आएगी कि बिल्कुल कि हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर कि हाड़ौती पठार के पश्चिम उत्तरी भाग है, वो एक सीमा बनाता है, सीमा भ्रंश बनाता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, जो कि गलत है। यहां पर अगर महान सीमा भ्रंश लिखा होता ना, तो बात सही है। ये महान सही है, मुख्य गलत है। बात महान क्या है? सही है, लेकिन मुख्य की बात जब आएगी वो गलत हो जाएगी। तो हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में महान सीमा द्वारा सीमा भ्रंश द्वारा क्या है? सीमांकित है, नहीं कि मुख्य। तो ये बात होगी गलत। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% भाग क्षेत्र का 41.50% क्षेत्र का बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। बिल्कुल, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है पश्चिमी रेतीले मैदान का? तो 41.50 है। बिल्कुल सही बात है। तो ये बात सत्य हो जाएगी। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तर वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अभी पढ़ कर आए हैं, बिल्कुल ये बात सही है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। अरावली वर्तमान में क्या? अवशिष्ट के रूप में मौजूद है। अवशिष्ट यानी एक बचा हुआ पर्वत है जो। क्यों? अरावली बहुत पहले बहुत ऊंची हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में क्या है? एक अवशिष्ट के रूप में मौजूद है ये। तो ये 2, 3 और 4 क्या है? सत्य माने जाएंगे आपके। 2, 3 और 4 हो जाएंगे सही। ठीक है, चलिए आगे। आगे देखिए, हाँ, मिलान करना है। ठीक है, अरावली के शिखर और उनकी ऊंचाई की। अचलगढ़, अचलगढ़, चल तेरा 80, तो चल तेरा 80, ये लो 1380 मीटर। तारागढ़, तारागढ़ 73, 873 हो जाएगा। खो 9211 नहीं होना, 92 शून्य होना है, 920। बहरांच, भेरू बाबा
सात ना दो तो भेरू भेराच आ जाए या बाबाई आ जाए तो दोनों के साथ नो दो हो जाएगी। देखो अब देखो, अचल गढ़ 1380, ए का 3, बी का 4, बी का 4 ये क्या, हाँ बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ये लो आपका 2 नंबर क्या निकल आएगा, आपका आंसर निकल आएगा। 2 नंबर क्या निकल कर आएगा, आपका आंसर निकल आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर देखिए आगे, फिर राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध है। मरुस्थल का प्रयाण किस प्रक्रिया से संबंधित है? मरुस्थल में शीतकालीन वर्षा से प्रयाण होता है आगे बढ़ना। प्रयाण क्या होता है? आगे बढ़ना, विस्तार होना। तो ये न तो शीतकालीन वर्षा से संबंधित माना जाएगा, न तापमान से, न भूजल स्तर में गिरावट से। ये आपके मरुस्थल के विस्तार से संबंधित है। मरुस्थल का विस्तार से संबंधित है मरुस्थल का प्रयाण। ये प्रक्रिया मानी जाती है। मरुस्थल का विस्तार क्या कहलाता है? आपका मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया कहलाती है। खादर क्या है? खादर चंबल बेसिन में गहरी खड्डे युक्त बीहड़ भूमि, रेगिस्तान में रेत के विशाल टीले, तो टीलों को क्या कहा जाता है? धोरे, धरियन वगैरह कहा जाता है। तो ये धोरे कहलाएंगे आपके। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां क्या कहलाती है? तो वो तो भाकर कहलाती है। क्या कहलाती है? भाकर। जो पूर्वी सिरोही के अंदर जो तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां कहलाती है वो क्या कहलाती है? भाकर। उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा आकृति, तस्तरी नुमा, ये कटोरे नुमा आकृति जिसको बोल सकते हैं कि पहाड़ों की मेखला क्या कहलाती है? वो गिरवा कहलाती है। क्या कहलाती है? गिरवा कहलाती है। गिरवा कहलाती है। अब बचा क्या? बचा आपका ये कि चंबल बेसिन में गहरी खड्डे युक्त बीहड़ भूमि क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। वैसे देखा जाए तो खादर कहलाती है कि पानी आता है, बाढ़ का पानी जमीन पर आता है, उसके बाद में पानी सूख जाता है तो वहां पर खेती की जाती है, तो वो जो जगह कहलाती है वो खादर कहलाती है। ठीक है, तो लेकिन अगर इनमें से चार ऑप्शन में से देखें तो आपकी चंबल बेसिन में गहरी खड्डे युक्त बीहड़ भूमि, जहां पर पानी आता है फिर वहां से निकल जाता है पानी, वहां पर क्या बन जाते हैं? खड्डे बन जाते हैं एक प्रकार से। फिर है निम्न कथनों का विचार कीजिए, इन पर करना है विचार कि दक्षिण पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़। दक्षिण पूर्वी उदयपुर वर्तमान में अगर बात की जाए तो ये कौन सा क्षेत्र आ जाता है? सलूम्बर वाला क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, बांसवाड़ा बिल्कुल चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को 56 में का मैदान कहा जाता है। इसके अंदर एक प्रतापगढ़ भी और जोड़ सकते हो। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ही क्षेत्र आता है मुख्य रूप से तो, लेकिन इसके अंदर दक्षिणी चित्तौड़गढ़ भी आ जाता है और दक्षिण पूर्वी उदयपुर भी आ जाता है। वर्तमान सलूम्बर की बात की जाए तो वो उसको क्या कहा जाता है? 56 का मैदान। 56 नदी नालों के समूह को कहा जाता है मुख्य रूप से। तो ये बात क्या है? सही है। भरतपुर जिले के लगभग 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती का मैदान कहा जाता है। हाड़ौती का मैदान कहां पे? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर है। ये कहां पर है? ये पूर्व में है भरतपुर। तो ये बात ही गलत हो जाती है। तो ये बात क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। किससे संबंधित? भरतपुर जिले से संबंधित। तो ये बात गलत है। गंगानगर जिले के मैदानी क्षेत्र को गग्गर का मैदान कहा जाता है। गंगानगर जिला है उसका जो मैदानी क्षेत्र क्या कहलाता है? गग्गर का मैदान कहलाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये लो सही। तो ए और सी, ए और सी ये आपका 3 नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखिए, अब एक तरफ जिले दे रखे हैं, एक तरफ आपके पर्वत दे रखे हैं। जालोर, जालोर के अंदर आपको पता है अभी क्वेश्चन आया था, झारोला बाखर या झारोला पहाड़ कहां पे? जालोर में है। जयपुर के अंदर कौन सा है? जयपुर के अंदर है बरवाड़ा। बरवाड़ा जिसकी ऊंचाई है 786। जारोला की कितनी है? 588 है। रघुना अलवर, अलवर के अंदर तो आपकी भानगढ़ है। भानगढ़ 548 है क्या इसकी? 548 ठीक है। 548 या 648 है? 648 है शायद ना। हाँ 648 है। और सिक्कर है रघुनाथगढ़ 1051 मीटर। 1051 मीटर, 1051 मीटर हो जाएगा। ठीक है, भानगढ़ की 649 है। 649, एक सेकेंड, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये नजदीकी वाले जितने भी है ना इसको ध्यान में रखना। भानगढ़ की कितनी है? 649 है। 649 है भानगढ़ की। तो कहां पर है? देखो जालोर कहां, जालोर में कौन सा पर्वत है? तो आपका झारोला। जयपुर में कौन सा है? बरवाड़ा है। अलवर में कौन सा है? भानगढ़ है। और सिक्कर में कौन सा है? रघुनाथगढ़ है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये लो आपका आंसर निकल आएगा 1 नंबर। फिर देखिए, राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1968 में किया। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में यह प्रयास किया। बिल्कुल, राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक थी इनकी। इस पुस्तक का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया था। ये भी कई बार पूछा गया है, तो बिल्कुल ये बात भी क्या है? सही है। तो तीनों के तीनों कथन क्या मिलेंगे आपको? राइट मिलेंगे। किससे संबंधित है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा से संबंधित बात है ये। फिर है डॉक्टर रामलोचन सिंह। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को कितने भागों और उपभागों में विभाजित किया? तो इन्होंने जो दो भाग हैं और 4 उपभाग हैं, और बात की जाए 12 लघु प्रदेशों में भी इन्होंने विभाजित किया है। 2 तो भाग हैं
क्या है? 2 भाग, 4 उपभाग हैं और 12 लघु प्रदेश। 12 क्या है आपके लघु प्रदेशों में क्या किया है? विभाजित किया है। किसने? डॉक्टर रामलोचन सिंह ने। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो अभी कई बार बता दिया, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया। किसने किया है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया है। निम्न अरावली की चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में क्या करना है आपको? व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कितना नंबर क्वेश्चन आ जाता है? 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, भानगढ़ अभी हमने पढ़ा था। भानगढ़ की ऊंचाई है वो है 649। कितनी है? 649 है। अवरोही क्रम में बताना है। ठीक है, गोकुंदा की है 840 मीटर, सज्जनगढ़ की है 938 मीटर और ऋषिकेश की है 1017 मीटर। ये ना 1017 मीटर अवरोही, यानी ज्यादा से कम। तो ये लो आपका 4 नंबर हो जाएगा। ऋषिकेश 1017, फिर उसके बाद सज्जनगढ़ 938, गोकुंदा 840, फिर भानगढ़ 649। अवरोही क्रम यानी ज्यादा से कम की ओर। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? ज्यादा से कम की ओर होता है। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? टोडगढ़। टोडगढ़ गोरम जी मोराई जी, जो ब्यावर के अंदर है वर्तमान के अंदर। कितनी मिलेगी आपको इसकी ऊंचाई? लगभग 934 मीटर। खो की 920 मीटर मिलेगी। बिलाली की मिलेगी आपको 775 मीटर यानी 775 मीटर। रोजा वाकर की मिलेगी 730 मीटर। अब देखो अवरोही क्रम के अंदर देखें तो यही मिलेगा आपको। टोडगढ़ पहला 934, फिर खो 920, जयपुर के अंदर बिलाली, कोटपुतली बहरोड के अंदर रोजा वाकर, जालोर के अंदर है। ठीक है, तो यही आपकी क्या रहेगी? अवरोही क्रम रहेगा आपका। ध्यान दे लेना इन चोटियों का अवरोही क्रम, और ये चोटियां है कहां कहां पर, ये विशेष तौर पे ध्यान दे लेना। पूछा जाएगा, एक एक पॉइंट पूछा जाएगा आपसे। हाँ, राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं? शुष्क यानी आपके थार के मरुस्थल की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है? ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नहीं है। अब बताइए इसके अंदर से कौन सा नहीं होगा? शुष्क व विषम जलवायु, बिल्कुल इसकी विशेषता मानी जाती है। रेतीली बलुई मिट्टी, बिल्कुल रेती तो पाई जाती है वहां पर। ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम बिल्कुल पाई जाती है। लूनी नदी का ढलान देख लो आपका किस तरफ मिलेगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर मिलेगा। तो ये बात में क्या है? सत्य है। न्यूनतम तापांतर, तापांतर है, तापमान में जो अंतर है वो न्यूनतम नहीं है, ये सर्वाधिक होगा। सर्वाधिक तापांतर मिलेगा आपको, न कि न्यूनतम मिलेगा। क्यों? क्योंकि गर्मियों में जो तापमान चला जाता है वो तो चला जाता है कितना? 50 डिग्री तक चला जाता है। वहीं सर्दियों में कितना होता है? सर्दियों में चला जाता है 0 डिग्री तक। तो तापमान के बीच का जो अंतर है वो कितना हो गया? लगभग 50 डिग्री का अंतर हो गया। तो तापमान तापांतर है, तापांतर का अर्थ हो गया तापमान में अंतर। तो अंतर कितना हुआ? 50 डिग्री के लगभग तो अंतर यहीं पर आ गया ना। तो इस कारण से तापांतर क्या मिलेगा? सर्वाधिक मिलेगा, नहीं कि न्यूनतम मिलेगा। आगे देखिए, डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान के भौतिक विभाजन को 2 भागों में बांटा है। किसने? डॉक्टर रामलोचन सिंह ने बिल्कुल बांटा है 2 भागों में। 2 भाग, 4 उपभाग। 4 उपभागों में से 2 मरुस्थल व राजस्थान बांगर है। 2 कौन से? एक को मरुस्थल में बांटा और एक को राजस्थान बांगर के अंदर बांटा। बिल्कुल सही बात है। उनके द्वारा विभाजित 4 उपभागों में से 2 अरावली पठार व चंबल बेसिन है। तो ये बात भी सत्य है। तो ये बात भी रखना, 2 भागों में बांटा है और 4 उपभागों में बांटा है, जिनके नाम क्या क्या बताए गए हैं आपके? मरुस्थल और राजस्थान बांगर, और एक अरावली पठार व चंबल बेसिन। तो ये आपके पूछा गया कौन सा सत्य है? सही नहीं है। नहीं पूछा गया तो कोई भी नहीं, सारे के सारे सत्य हैं। थार का मरुस्थल किस महाकल्प के प्लिस्टोसिन काल में टेथी सागर के अवशेष के रूप में उत्पन्न हुआ? टेथी सागर के अवशेष के रूप में जो आपका थार का मरुस्थल है कब उत्पन्न हुआ? किस महाकल्प के? प्लिस्टोसिन काल में। अब ये ध्यान में रखना, ये किससे संबंधित है? प्लिस्टोसिन काल से संबंधित है। एक तो थार का मरुस्थल किससे संबंधित है? प्लिस्टोसिन काल से संबंधित है। इसमें किस महाकल्प में था उत्पन्न हुआ? टेथी सागर के अवशेष के रूप में। तो ये चतुर्थ महाकल्प के में टेथी सागर के अवशेष के रूप में क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। अगर बात की जाए ये तृतीय महाकल्प में, तो क्या था? टेथी सागर था। कह सकते हैं कि तृतीय महाकल्प तक तो वहां पर 33 सागर था, लेकिन चतुर्थ महाकल्प में जाकर ये क्या बन गया? थार का मरुस्थल हो गया। यानी 33 सागर की जगह पर क्या आ गया? आपका थार का मरुस्थल आ गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना, चतुर्थ महाकल्प से संबंधित है और प्लिस्टोसिन काल से संबंधित है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना इसके बारे में। फिर है 1968 में जलवायु के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का दूसरा प्रयास एस के सेन ने किया।
बिल्कुल सही बात है। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का तीसरा प्रयास डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में किया। तो ये बात दोनों के दोनों क्या है, आपको सही देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 22। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा आपका 22। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों ध्यान रखना। 1968 में दूसरा प्रयास एस के सेन ने किया, 1971 में तीसरा प्रयास डॉक्टर रामलोचन सिंह ने किया है। आगे देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों और उनके भूगर्भीय युगों को सुमेलित कीजिए। अब देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अब ध्यान में ये रखनी है बातें कि सबसे पहले 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है राजस्थान को। तो सबसे पहले जो बना था वो बनी थी अरावली, उसके बाद में पठार आता है, उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है, उसके बाद में क्या आते हैं आपका थार का मरुस्थल आता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आता है। अब ये पूछा गया इसमें कौन से युग में बने थे ये। अभी मैंने बात की बताई थी आपको कि बात की थी अपने कि जो थार का मरुस्थल है वो प्लिस्टोसिन काल के चतुर्थ महाकल्प में बना था, ठीक है। और तृतीय महाकल्प तक तो वहां पर तक क्या था, टेथिस सागर था। अब पूछा गया पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश ये प्लिस्टोसिन काल से तो संबंधित है, लेकिन ये उत्तर का बाद का है या पहले का है, तो ये उत्तर का होगा। क्यों, उससे पहले तो पूर्वी मैदानी प्रदेश बन चुका था। तो ये बात ध्यान रखना, प्लिस्टोसिन काल के आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये दोनों के दोनों प्लिस्टोसिन काल से संबंधित है, ठीक है। दोनों के दोनों किससे संबंधित है, प्लिस्टोसिन काल से संबंधित है। लेकिन पहले कौन बना, पहले बना पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश पहले बना, तो इसका हो जाएगा आपका प्लिस्टोसिन प्रारंभिक, यानी प्लास्टोसिन जब प्लास्टोसिन काल जब प्रारंभ हुआ उस समय तो उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश बन गया। और जब जाने वाला था यानी कि चतुर्थ महाकल्प तक आया तब उत्तर काल यानी कि लास्ट काल जो माना जाता है प्लेस्टोसीन काल का, उस समय बना था आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये तो चीज क्लियर होगी। अब बात आती है अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये कैम्ब्रियन युग से संबंधित है, प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित माना जाता है, तो प्री कैम्ब्रियन हो जाएगा। फिर आता है दक्षिण पूर्वी पठारी देश, ये क्रिटेशियस काल से संबंधित है। किस काल से, क्रिटेशियस काल से संबंधित माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, हाँ ये लो, ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है, सी का 3 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। ये आपका पहला ही क्या निकलेगा, आंसर निकल आएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेष टेथिस सागर का भाग नहीं है। टेथिस सागर का भाग नहीं, टेथिस सागर के 2 ही हिस्से माने जाते हैं, एक तो आपका पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश माना जाता है, एक आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश माना जाता है, ठीक है। टेथिस सागर के 2 ही भाग माने जाते हैं मुख्य रूप से, पूर्वी मैदानी प्रदेश और आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। बाकी तो आपके गोंडवाना लैंड के हिस्से माने जाते हैं, आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। सही कोट का चयन कीजिए। भाग नहीं है ये पूछा गया है, नहीं पूछा गया, ये बात भी ध्यान में रखनी है आपको। तो नहीं कौन से नहीं, 3 और 4 नहीं है, 3 और 4 नहीं है। पूर्वी मैदानी प्रदेशों के अंतर्गत कौन सा बेसिन शामिल नहीं है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर बात की जाए तो चंबल बेसिन आता है, बनास बेसिन भी आता है, माही बेसिन भी आता है, गग्गर बेसिन नहीं आता, गग्गर बेसिन नहीं आता है। तो ये किसका है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा माना जाता है गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन किसका हिस्सा माना जाता है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे, हाँ आगे देखिए, हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धरातलीय दृष्टि, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर राजस्थान को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। बिल्कुल, किसने बांटा, हरिमोहन सक्सेना जी ने बांटा, बिल्कुल बात सत्य है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित किया गया है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको शुष्क और अर्ध शुष्क 2 भागों में बांटा है। तो ये बात भी क्या है, सत्य है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूणी बेसिन और बनास बेसिन में विभाजित किया है, ठीक। पूर्वी मैदानी प्रदेश को चंबल में बांटा है, माही में बांटा है, लेकिन लूणी को नहीं बांटा ना। लूणी तो किस में आता है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा माना जाता है, जो कि बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी यहां पर। बाकी बनास में भी बांटा है, तो ये बात हो गई गलत। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार में विभाजित किया गया है। बिल्कुल, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार 2 भागों में बांटा है। किसको, बात की जाए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को, तो ये बात भी क्या है, सत्य है। तो ये 1 2 और 4, 1 2 और 4, ये लो आपका 3 नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ढंग से पढ़ोगे, जो भौतिक विभाजन किस किस ने किन किन नामों से किया है, स्पेशल रूप से प्रोफेसर वीसी मिश्रा का, और आप पढ़ लेना हरिमोहन सक्सेना का। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना थोड़ा सा। बाकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में इससे संबंधित क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर किस पर्वत चोटी को कहा है, तो गुरु शिखर को क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। हिंदू ओलंपस माउंट आबू को कहा है, ठीक है।
बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ओशियां, जोधपुर के अंदर, भालेरी चूरू के अंदर, देशनोक बीकानेर के अंदर, दांतारामगढ़ सीकर के अंदर। बताओ इसका आंसर, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो, ओशिया में पाए जाते हैं, ठीक है, भालेरी चूरू में भी पाए जाते हैं, देशनोक बीकानेर में भी पाए जाते हैं, दांतारामगढ़ में नहीं पाए जाते। पाए कहां पर जाते हैं? सूरतगढ़ में भी पाए जाते हैं, ठीक है, लूणकरणसर में पाए जाते हैं, लूणकरणसर में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए बरखान, सूरतगढ़, लूणकरणसर, इसके अलावा अगर बात की जाए पोखरण में पाए जाते हैं, मोहनगढ़ में पाए जाते हैं। कहां पर? पोखरण में पाए जाते हैं, मोहनगढ़ में पाए जाते हैं, जायल नागौर में पाए जाते हैं, और नीम का थाना सीकर में पाए जाते हैं, नीम का थाना सीकर में पाए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना, मुख्य रूप से बरखान से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपके बालू का स्तूप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों टफ क्वेश्चन बनता है। तो अगर यहां से क्वेश्चन बन जाएगा तो टफ क्वेश्चन बनेगा। तो 1, 2 और 3, दांतारामगढ़ नहीं है, नीम का थाना है। सीकर की बात की जाए तो नीम का थाना ध्यान में रख लेना। तो नीम का थाना में क्या पाए जाते हैं? बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। लूणकरणसर है, मोहनगढ़ है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 आपका 3 नंबर आंसर निकला है, ठीक है। अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में कीजिए। आरोही क्रम में करना है उनकी ऊंचाई को। दोनिया डूंगर की ऊंचाई कितनी है? 1183 मीटर है। कमलनाथ की 1001 मीटर है। ऋषिकेश की 1017 मीटर है। बात की जाए रघुनाथगढ़ की तो 1055 मीटर है, 1055 मीटर है। और आरोही यानी सबसे पहले कम कमलनाथ 3 नंबर, फिर आ जाएगा आपका ऋषिकेश 1017 2 नंबर, फिर रघुनाथगढ़ सबसे लास्ट में दोनिया डूंगर आ जाएगा, ठीक है। 3, 2, 4, हाँ ठीक, ये 3, 2, 4, 1 ये हो जाएगा। राजस्थान में किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात की जाए तो बीकानेर जिले के पुगल के चारों ओर बिल्कुल मिलते हैं। गंगानगर जिले का सूरतगढ़ क्षेत्र बिल्कुल मिलते हैं। जैसलमेर जिले का मोहनगढ़ क्षेत्र नहीं। हनुमानगढ़ जिले का नौहर क्षेत्र नहीं, नौहर क्षेत्र नहीं है, यहाँ का रावतसर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? रावतसर क्षेत्र के अंदर। तो ये बात ध्यान रखना, जो भी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ कहाँ पर मिलते हैं ये भी क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये बालू का स्तूप, ध्यान दे लेना इसके बारे में, ठीक है। तो 1 और 2 सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 और 4 क्या है? गलत है। तो 1 और 2 ये लो आपका आंसर हो जाएगा। फिर है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र प्रमुख शिखर में सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन कौन से हैं? माउंट आबू के अंदर ऋषिकेश है क्या? बिल्कुल है। जसवंतपुरा के अंदर डोरा पर्वत बिल्कुल है। सिवाना के अंदर नाकोड़ा पर्वत बिल्कुल है। जालौर के अंदर जारोला पर्वत बिल्कुल है। तो ये आपके 1, 2, 3, 4 चारों के चारों सही मिलेंगे ना। माउंट आबू के अंदर ऋषिकेश 1017 मीटर, डोरा पर्वत 869 मीटर, नाकोड़ा पर्वत सिवाना के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है, बालोतरा के अंदर, और जालौर जारोला पर्वत 888 मीटर। 1, 2, 3, 4। आगे देखिए, हाँ, समुद्र तल से घोसी या धोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? ये कहां पर है? ये इंपॉर्टेंट है, ये झुंझुनू के अंदर है। एक बात ध्यान ध्यान रखना, कहां पे है? झुंझुनू के अंदर है ये। कहां पे? झुंझुनू के, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 740 मीटर है। 740 मीटर है ऊंचाई। घोसी पहाड़ी या धोसी पहाड़ी जो भी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 740 मीटर है कहां पर पूछा जाए तो झुंझुनू के अंदर है। कहां पे? झुंझुनू के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? बरदर्रा, बरदर्रा, खटखट दर्रा, खटखट दर्रा बूंदी के अंदर देखने को मिलेगा, देसूरी पाली के अंदर है, कमली घाट दर्रा राजसमंद के अंदर है, लेकिन बरदर्रा उदयपुर में नहीं, ब्यावर में है। कहां पे है? ब्यावर में देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? ब्यावर में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिरोही तथा गोगुंदा को जोड़ता है? सिरोही तथा गोगुंदा को जोड़ता है, इंपॉर्टेंट कर लेना। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, हाथी नाल दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? हाथी नाल दर्रा क्या करता है? आपके सिरोही तथा गोगुंदा को जोड़ता है। 1 नंबर। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां राज्य, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहां पर मिलेगी? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां राज्य के किन किन जिलों में फैली है? देखो, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां फैली हुई कोटा और झालावाड़ में फैली है, लेकिन सर्वाधिक पूछ ली जाए तो कोटा में मिलेगी, सर्वाधिक कोटा में। लेकिन कोटा तथा झालावाड़ के अंदर मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां फैली हुई है, ध्यान दे लेना। पहाड़ियों से संबंधित है, और आपके कहां से? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश से संबंधित है। निम्न कागारों से घिरी पलाया जिले रेगिस्तान क्षेत्र में क्या कहलाती है? ये खड़ीन कहलाती है, जो खड़ीन कृषि होती है ना,
वहां पर पानी इकट्ठा होता है, पानी सूख जाता है, उसके बाद में वहां पर जो बिजान किया जाता है, उसके बाद में जो कृषि की जाती है वो खड़िन कृषि है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि। ठीक है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार के संदर्भ में सही अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता है अगर आ जाता है तो। ये इसका आंसर मिलेगा 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये आपका आंसर मिलेगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन आपको याद रख सकते हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक। आगे देखिए, थार के मरुस्थल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण थार का 62% अकेले राजस्थान में स्थित है, बात बिल्कुल सही है। भू जलवायुविक प्रमाणों के अनुसार 7000 वर्ष पूर्व राज्य में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन कई बार आपको हर किताब में मिलेगा कि 7000 पूर्व राजस्थान के राज्य के अंदर मरुस्थल था ही नहीं, क्योंकि ये तो प्लीस्टोसीन काल का जो चतुर्थ महाकल्प का युग माना जाता है, उससे संबंधित है। ठीक है, यह प्रदेश राजस्थान का न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र है। न्यूनतम नहीं, सर्वाधिक। क्या है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र माना जाता है। इसे चीनी यात्री हिवेन सांग ने गुजरातरा प्रदेश भी कहा है, तो ये बात भी क्या है? सत्य है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। गलत कौन सी हो जाएगी? 3 नंबर हो जाएगी। तो सत्य पूछा है ना, सत्य। तो 1 2 और 4, 1 2 और 4, ये लो आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखिए, जैसलमेर जिले से संबंधित भौगोलिक तथ्यों के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन कौन सा, ये बताना है। लाठी सीरीज पोखरण से मोहनगढ़ तक, लाठी सीरीज पोखरण से मोहनगढ़ तक लगभग 80 किलोमीटर लंबी मीठे पानी की भूगर्भिक जल पट्टी है। बिल्कुल, कहीं जगह आपको 60 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, कई जगह आपको 80 किलोमीटर देखने को मिलेगा। बात करें आकलवुड फॉसिल्स पार्क में जुरासिक काल के प्राचीन वनस्पति व काष्ठ जीवाश्म मौजूद है। कहां पर? आकलवुड फॉसिल्स पार्क के अंदर, जैसलमेर के अंदर बात की जाए तो जुरासिक काल के प्राचीन वनस्पति व काष्ठ जीवाश्म मौजूद है, तो यह बात भी क्या है? सही है। बाप बोल्डर में परमियन कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत गोलाश्म पाए जाते हैं, बात तो ये भी सही है, बात तो ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। चंदन नलकूप जिसे थार का घड़ा कहते हैं, लाठी सीरीज के पास स्थित है। चंदन नलकूप जिसे थार का घड़ा कहा जाता है, लाठी सीरीज के पास स्थित है, तो ये भी सही है बात। बात तो चारों की चारों सही है, लेकिन इसमें चारों के चारों ऑप्शन वाले सही नहीं है। बात ध्यान में रखनी है आपको यहां से, ये जैसलमेर जिले से संबंधित पूछ रहा है। किससे संबंधित पूछ रहा है? जैसलमेर जिले से संबंधित। लाठी सीरीज जैसलमेर जिले से संबंधित है। अकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर जिले से संबंधित है। बाप बोल्डर किससे संबंधित है? ये तो भाई साहब इसमें जांच करनी पड़ेगी अपने को। ये आपके किससे संबंधित है? ये फलोदी से संबंधित है। बात सही है, बात में कमी नहीं है, लेकिन है फलोदी जिले से, तो जैसलमेर जिले से पूछा है, तो जैसलमेर जिले से पूछा है तो 1 2 और 4 हो जाएगा। 1 2 और 4, ये बात में कमी नहीं है, लेकिन है किस जिले से? फलोदी जिले से, ध्यान देना। आगे देखिए, बालुका स्तूपों के प्रकार और उनकी विशेषताओं को सम्मिलित कीजिए। बरखान, अनुप्रस्थ, शीफ, अनु और अनुदैर्ध्य। क्या है? बरखान। बरखान सर्वाधिक गतिशील होते हैं, ये बात आपको सबको पता है, और यू आकार का कटाव भी आता है, जो सर्वाधिक नुकसानदायी भी माने जाते हैं बरखान। अनुप्रस्थ की बात की जाए, अनुप्रस्थ जो समकोण बनाते हैं, हवा के समकोण बनते हैं, तो ये आपके ये रहा। शीफ, बरखान जैसे होते हैं, बरखान जैसे होते हैं, लेकिन इनकी दिशा क्या होती है? एक ही होती है, एक ही भुजा होती है। अनुदैर्ध्य क्या होते हैं? पवनों के समानांतर बनते हैं, पवनों के समानांतर बनते हैं, और पवनों की दिशा के समानांतर और अनुदिश बनते हैं। यानी इस प्रकार से हवा चल रही है और इस प्रकार से ये बालुका स्तूप बन रही है, ये हो गया आपके अनुदैर्ध्य। इस प्रकार हवा चल रही है और इस प्रकार ये बने हुए, ये हो जाएंगे आपके अनुप्रस्थ। बाकी ये आपके, ठीक है, ये जो चांद की आकृति के अर्धचंद्राकार बरखान होते हैं और केवल एक ही भुजा होती है चांद की, वो आपके कौन से कहलाते हैं? सिफ कहलाते हैं। ठीक है, सिफ कहलाते हैं। देखो 3 2 4 और 1, ये लो आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मरुस्थलीय पारिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमादा, इर्ग, नेवका और खड़िन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमादा की बात की जाए तो बालुका स्तूप मुक्त पथरीला चट्टानी मरुस्थल है। बालुका स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है उसको क्या कहलाता है? हमादा। और पथरीला मरुस्थल कहलाता है, यानी कि वहां पर क्या है? केवल पत्थर ही पत्थर है, और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। इर्ग,
इर्ग बालू रेती के साथ साथ पथरीले कंकड़ वाला मिश्रित मरुस्थल इर्ग कहलाता है? नहीं, वो कहलाता है रेग। जहां पर रेत के साथ साथ क्या है, पत्थर है, कंकड़ है, कंकड़ है, पत्थर है रेत के साथ, वो क्या कहलाएगा, रेग कहलाएगा। लेकिन इर्ग क्या होता है, इर्ग होता है रेतीला, रेतीला मरुस्थल, वो आपका इर्ग होता है। तो बात ये सही है, लेकिन दूसरी क्या हो गई, गलत हो गई। नेबखा, झाड़ियों के पीछे निर्मित होने वाला बालू का स्तूप नेबका कहलाता है। बात सही है, ठीक है, सही बात है। खड़िन, तल्ली पोखर का पानी सूखने के बाद की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, खड़िन कहलाती है। तो ये बात भी सही है। तो 1, 3 और 4, ये लो आपका 1, 3, 4 सही मिलेगा आपको। आगे, भोराट पठार किसके मध्य स्थित है? भोराट कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। भोराट का पठार कहां पर है? कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है। हाँ, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के गग्गर मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा है? गग्गर के मैदान से संबंधित पूछा गया है। इस मैदान का विस्तार मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, बिल्कुल सही बात है। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को इस प्रदेश में स्थानीय भाषा में नाली पाट बग्गी कहा जाता है। बात सही है। इस प्रदेश की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड पाए जाने के कारण यह उपजाऊ है। क्या ये बात सही है? इस प्रदेश में नहरी सिंचाई के कारण सेम की समस्या गंभीर रूप से देखी जा सकती है। तो ये बात भी सही है। सोडियम क्लोराइड नहीं पाया जाता। अगर सोडियम क्लोराइड होती तो जमीन क्या हो जाती, बंजर हो जाती, जैसे कि नागौर के अंदर पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। तो बात 3 नंबर क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी इस क्वेश्चन से संबंधित, यानी कि जो गलत बात है, जो कि गलत बात है। हाँ, नागौर उच्च भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डीडवाना, कुचामन और नागौर की ऊंची उठी हुई भूमि है। बस बिल्कुल सही है। कुब्बड़ पट्टी मुख्य रूप से जायल और पुष्कर के मध्य स्थित है। तो ये बात भी सही है। यहाँ भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा, कौन सी, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। क्या ये बात सही? ये बात भी सही है। आसरवा गांव राजस्थान में सर्वाधिक फ्लोराइड की समस्या वाला गांव है। कौन सा गांव? आसरवा गांव। तो ये बात भी सही है। चारों के चारों कथन सही है नागौरी उच्च भूमि से संबंधित। इनकी जो विशेषताएं हैं इंपॉर्टेंट कर लेना। तो यानी कि ये चारों के चारों कथन सही है। तो 1, 2, 3 और 4 क्या है, बिल्कुल राइट देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं अपने कि बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। बनास बेसिन, यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। ये बात ही गलत हो गई। अनुपयुक्त नहीं है, उपयुक्त है। वहां पर कृषि होती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर मानी जाती है, बात जो कि बिल्कुल सही मानी जाएगी। यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है जलोढ़ मृदा का। बनास बेसिन, बनास नदी बहती है ना, तो वहां पर जलोढ़ मृदा अपने आप आ जाती है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है, नहीं पूर्व की ओर है। ढाल किसकी ओर है? पूर्व की ओर है, न कि पश्चिम की ओर। तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। सी सही है। तो बी और सी सही मिलेगा आपको, बी और सी। थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। अर्ध चंद्राकार रेत के टीले क्या कहलाते हैं? बरखानी तो कहलाते हैं, बरखान कहलाते हैं। और हेयर पिन क्या करती वाले टीले क्या कहलाते हैं? पेराबोलिक या परवलई। ठीक है। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? बीहड़ कहां पर होगा? बीहड़ जहां पर चंबल बहती है। चंबल कहां कहां बहती है? चित्तौड़ में, कोटा में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में, करौली में, धौलपुर में। तो देखो, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर यहां पर बहती है। बाकी कौन सी जगह जहां पर चंबल बहती है? यहीं पर बहती है। तो ये लो 1 नंबर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक। फिर देखिए, गोड़वार प्रदेश, जिसको हम लूणी बेसिन, लूणी जवाई बेसिन भी बोल सकते हैं, कि पहाड़ियों को उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए। पहाड़ियां क्षेत्र 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां क्या है? 56 की पहाड़ियां है आपकी मोकलसर से सिवाना तक गुंदाकार पहाड़ियां कहलाएगी आपकी। 1 का 3, नाकोड़ा पर्वत, सेंदड़ा, पीपलूद। नाकोड़ा पर्वत पर पार्श्वनाथ और भैरव मंदिर आपको देखने मिलेगा। सेंदड़ा ब्यावर केंद्र है, वहां पर सर्पाकार चट्टाने, यानी सांप के आकृति जैसी क्या मिलेगी आपको? वहां पर चट्टाने मिलेगी। पीपलूद है आपका लघु माउंट आबू, रेगिस्तान का लघु माउंट आबू कहलाता है। कौन? पीपलूद कहलाता है। देखो, 3, 4, 2 और 1, ये लो आपका 1 नंबर क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है। ये जो विशेषताएं हैं, 56 की पहाड़ियां कहां पर है, 56 का मैदान कहां पर है? ये 56 की पहाड़ियां यानी कि जहां पर 56 प्रकार के पर्वत देखने को मिलेंगे। 56 का मैदान यानी 56 नदी नालों का समूह, जो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर पाया जाता है।
रामायण और भगवत गीता में धनवा शब्द का संदर्भ है। धनवा, धनवा कहलाता है आपका राजस्थान के मरुस्थलीय भाग को क्या कहा गया? धनवा कहा गया है। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग को क्या कहा गया है? धनवा कहा गया है। ध्यान दे लेना, राजस्थान की पहाड़ियां नहीं है, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग को कहा जाता है। स्पोट्रा की पहाड़ी, स्पोट्रा की पहाड़ी स्थित है। बताओ, अब स्पोट्रा जो तहसील लगती है वो करौली के अंदर है, लेकिन स्पोट्रा की जो पहाड़ी है वो सवाई माधोपुर में है। कहां पे? सवाई माधोपुर में। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, ध्यान दे लेना। स्पोट्रा एक तहसील है, वो तो करौली के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन स्पोट्रा की पहाड़ियां कहां पे? सवाई माधोपुर में है। शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी क्या है ये? शिवपुर, सूरा घाट, देबारी दर्रे हैं, ये दर्रे राजस्थान अरावली के दर्रे कहलाएंगे। ठीक है, नदियों के उद्गम नहीं, नदी घाटियां नहीं, खनन केंद्र नहीं, अरावली के दर्रे हैं ये दर्रे। ध्यान दे लेना, ब्यावर के दर्रे कौन से हैं, राजसमंद के दर्रे कौन से हैं, पाली के दर्रे कौन से हैं, कौन कौन से मार्ग गुजरते हैं यहां से, इंपॉर्टेंट कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है यहां से। हाँ, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। यह प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की प्राचीनतम वलित और वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला है। बिल्कुल सही बात है, यह प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की प्राचीनतम वलित वलित पर्वत है, और वर्तमान में क्या है? बचा हुआ अवशिष्ट पर्वतमाला है। बात क्या है? सही है। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर घटता हुआ दिखाई देता है। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर घटता हुआ दिखाई देता है। ये बात भी क्या है? सही है। अरावली की उत्तरी भाग में ग्रेनाइट चट्टानों और दक्षिणी भाग में क्वार्टजाइट चट्टानों की प्रधानता है, जो कि गलत है। उत्तरी भाग में तो कौन सी है? क्वार्टजाइट चट्टानें हैं, और दक्षिणी भाग में कौन सी है? ग्रेनाइट चट्टानें हैं। यानी कि बात कर दी यहां पर उल्टी, तो ये बात होगी, गलत होगी। ठीक। फिर अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, क्योंकि इसकी मूल जड़ कहां पर है? लक्षद्वीप से मानी जाती है। मूल जड़ कहां से मानी जाती है? लक्षद्वीप से मानी जाती है। तो 1 2 4, 1 2 4, ये लो आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शेर, शेर सिरोही के अंदर है, 1597 मीटर। गुरु शिखर 1722 मीटर। कुंभलगढ़ 1224 मीटर। कमलनाथ 1001 मीटर है। जरगा 1431 मीटर, और अचलगढ़ 1380 मीटर। ऊंचाइयां याद रखना है। गुरु शिखर सबसे पहला अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम यानी पहले सबसे पहले आएगा आपका गुरु शिखर, यानी सी आ जाएगा। 1722 के बाद में आता है 1597, ए आएगा। ए के बाद में 1597 के बाद में आएगी जरगा, बी आएगा। बी के बाद में आएगा डी अचलगढ़, और लास्ट में आएगा आपका ई। ये लो आपका 1 नंबर भाई साहब आंसर निकल आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। उत्तरी अरावली की चोटियों को उनकी ऊंचाई के साथ सम्मिलित कीजिए। चोटियां दे रखी एक तरफ, उनकी ऊंचाई। रघुनाथगढ़ सिक्कर 1055 मीटर। मालखेत सिक्कर मालखेत 1052 मीटर। बाबाई, बाबाई जयपुर के अंदर 792 मीटर। बिलाली कोटपुतली बहरोड़ के अंदर 775 मीटर। तो 2 1 2 1 2 1 और 4 3 4 3, ये लो आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दे लेना। बिलाली रघुनाथगढ़ सिक्कर के अंदर है 1055 मीटर। मालखेत, मालखेत सिक्कर के अंदर है। ठीक है, लोहारगल झुंझुनू के अंदर। मालखेत सिक्कर के अंदर है, लोहारगल झुंझुनू के अंदर है। मालखेत 1052 मीटर है, लोहारगल 1051 मीटर है। लोहारगल 1051 मीटर झुंझुनू के अंदर है। बाबाई, बाबाई 792 मीटर, ये जयपुर के अंदर है। एक बब्बाई नाम आता है, किसका नाम आता है? बब्बाई, जिसकी ऊंचाई है 780 मीटर। ये कहां पर है? ये आपकी है झुंझुनू में। ये कहां पर है? ये झुंझुनू में है बब्बाई। ठीक है, बिलाली, बिलाली कोटपुतली बहरोड में है। बिलाली, बिल आएंगे साथ साथ में 5 बिल आए, साथ साथ में 5 यानी 775, ये हो जाएगा आपका 1 नंबर। ठीक है, मध्य अरावली के प्रमुख दर्रों के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, बरदर्रा NH24 NH25 पर स्थित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखो, मध्य अरावली, मध्य अरावली प्रमुख दर्रे, बरदर्रा NH25 पर स्थित है, यानी जहां से NH25 जो राजस्थान में गुजरने वाला सबसे बड़ा क्या माना जाता है? NH माना जाता है, जो केवल राजस्थान के अंदर है। ठीक है, और जयपुर को जोधपुर से जोड़ता है। बात सही है। गोरम घाट दर्रा मारवाड़ जंक्शन को देवगढ़ से रेल मार्ग द्वारा जोड़ता है। गोरम घाट दर्रा
क्या मारवाड़ जंक्शन को देवगढ़ से, मारवाड़ जंक्शन को देवगढ़ से रेल मार्ग द्वारा जोड़ता है, ये बात भी सत्य है। परवेरिया दर्रा ब्यावर से भीलवाड़ा मार्ग पर स्थित है, ब्यावर से भीलवाड़ा नहीं, ब्यावर से मसूदा मार्ग है। कौन सा मार्ग? मसूदा मार्ग, भीलवाड़ा नहीं होगा, मसूदा मार्ग होगा, तो ये बात हो जाएगी आपकी गलत। देसूरी की नाल पाली और राजसमंद को आपस में जोड़ता है, किसको जोड़ता है? पाली और राजसमंद को जोड़ने वाली नाल कौन सी है? देसूरी की नाल है, तो ये बात भी सही है। तो 1, 2 और 4 ये लो आपका आंसर निकला आएगा, ठीक है। फिर देखिए आपका अरावली के दर्रों उनके स्थानों का सही मिलान कीजिए, सही मिलान करना है आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 56 56 नंबर है। देखो, सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर की नाल की बात की जाए तो ये पाली से रणकपुर जाने का रास्ता है। फिर आता है हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल ये क्या करती है? मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है हाथीगुड़ा की नाल। फुलवारी की नाल की बात की जाए तो ये कोटड़ा से उदयपुर को मार्ग जाता है। और लास्ट में होता है आपके झीलवा की नाल, जिसको बोलते हैं झीलवाड़ा की नाल भी बोल सकते हैं, झीलवाड़ा की नाल भी बोल सकते हैं, और पगलिया की नाल भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो मेवाड़ से गुजरात जाने का रास्ता माना जाता है मुख्य रूप से, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आपका 1 नंबर 3 1 4 2, 3 1 4 2 हो जाएगा इसका आंसर। जलोढ़ व दोमट मिट्टी मुख्य रूप से राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में मिलती है? जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी की बात की जाए तो मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश वहां पर तो मिलेगी नहीं, पहाड़ी प्रदेश में तो आपके पत्थर मिलेंगे। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश वहां पर काली मिट्टी है। पूर्वी मैदानी भाग में मिलेगी मुख्य रूप से, कहाँ मिलेगी? पूर्वी मैदानी भाग में, उक्त सभी में नहीं। जलोढ़ व दोमट मिट्टी मिलेगी आपकी पूर्वी मैदानी भाग में। कहां पर मिलेगी? पूर्वी मैदानी भाग में आपको ये देखने को मिल सकती है। मिल सकती है क्या? मिलेगी। पूर्वी मैदानी प्रदेश के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन से बताना है। ये मैदान राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, बिल्कुल यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस मैदान की दक्षिण पूर्वी सीमा अरावली पर्वतमाला द्वारा बनाई जाती है। दक्षिण पूर्वी सीमा, दक्षिण पूर्वी सीमा, दक्षिण पूर्वी सीमा, उत्तर पूर्वी सीमा तो बनाई जाती है, उत्तर पश्चिमी सीमा, उत्तर पश्चिमी सीमा बनाई जाती है, या पश्चिमी सीमा भी बोल सकते हो, लेकिन दक्षिण पूर्वी सीमा तो ये तो बनाई जाती है आपकी विंध्यन कगार, भूमि द्वारा। तो ये बात क्या होगी? गलत हो गई। इस प्रदेश, यह प्रदेश गंगा यमुना नदी बेसिन का ही विस्तार माना जाता है, बिल्कुल ये बात भी सही है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, ढाल क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये बात भी क्या है? सही मिलेगी आपको। तो 1 3 4, 1 3 4 ये लो आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। चंबल बेसिन की उत्खात स्थलाकृति के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। सही कौन से हैं? बीहड़ नदियों के प्रवाह के कारण मिट्टी को अत्यधिक कटाव से बचने वाली गहरी घाटियां हैं। बीहड़ नदियों के प्रवाह के कारण मिट्टी के अत्यधिक कटाव से बनने वाली गहरी घाटियां हैं, क्या कहलाती है? वो बीहड़ कहलाती है। करौली को डांग की रानी और धौलपुर को डांग का राजा कहा जाता है, ये बात भी सत्य है। सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जिला बूंदी है, बूंदी नहीं है, धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर है। तो सर्वाधिक भीड़ प्रभावित कौन सा है? धौलपुर है, बूंदी नहीं है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1994-95 में 8 जिलों में शुरू किया गया था, तो ये बात भी क्या है? सत्य है। तो 1 2 और 4 क्या मिलेंगे आपको? सही मिलेंगे, 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर है लूणी बेसिन के भौगोलिक उपनामों से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। नेहड़, नेहड़ असत्य पूछा गया है। नेहड़ बाड़मेर व जालोर जिले का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, तो ये बात भी सही है, ये बात भी क्या है? सही है। काला भूरा डूंगर का गोडवाड़ प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग काला भूरा डूंगर कहलाता है, बिल्कुल उत्तर पूर्वी भाग इंपॉर्टेंट कर लेना। काला भूरा डूंगर गोडवाड़ा प्रदेश या फिर लूणीजवाई बेसिन। तोरावाटी बाड़मेर में सिवाना से मोकलसर की मध्य की पहाड़ियों को कहा जाता है। पहाड़ियों को तो 56 की पहाड़ियां कहा जाता है, तोरावाटी कैसे कहा जाएगा? तोरावाटी तो शेखावाटी का भाग माना जाता है, तो ये बात गलत हो गई ना। सेंद्रा ब्यावर में सर्पाकार विभिन्न आकार की चट्टानें मौजूद है, तो ये बात भी सही है। हाँ, अब मिलान करना है आपको। बब्बाई, बब्बाई झुंझुनू में 780 मीटर है, अभी बताया था मैंने। तारागढ़ 873 मीटर अजमेर के अंदर। सायरा, सायरा सायरा सैयारा मूवी देखी है क्या? 900 रुपए की टिकट लगती है उसके लिए, 900 रुपए की टिकट। कहाँ पर देखनी है? जाके उदयपुर में जाकर देखिए, 900 रुपए की टिकट सायरा, ठीक है। रोजा भाकर 730 मीटर, 730 मीटर जालोर के अंदर रोजा भाकर 730 मीटर। हाँ, तो देखो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ये लो आपका 1 नंबर आंसर आएगा। फिर देखिए आगे, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किन पर्वतमालाओं का मिलन स्थल है? अरावली और हिमालय, अरावली और विंध्याचल और सतपुड़ा, अरावली और विंध्याचल,
आपने राजस्थान के अंदर तो दो ही पाए जाते हैं ना, बात ही खत्म। अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला दो ही है राजस्थान के अंदर। तो हड़ौती है वो विंध्याचल का भाग माना जाता है, अरावली राजस्थान के अंदर है ही, वहां से बीच में से गुजरती है महान सीमा ब्रंश। बूंदी मुख्य रूप से जो महान सीमा ब्रंश का संतूर बूंदी मुख्य हिस्सा माना जाता है वहां का, ठीक है। हाँ, स्थानीय नाम है, एक तरफ भौगोलिक क्षेत्र दे रखे हैं। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान नदी नालों का समूह, नदी नालों का समूह माना जाएगा। छप्पन का मैदान कहां पर है? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य छप्पन नदी नालों का समूह। कांठल, कांठल का मतलब ही क्या होता है? किनारा होता है। किनारा होता है तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के माही नदी के किनारे का क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपका कांठल कहलाएगा। वागड़, वागड़ तो क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कटा फटा पहाड़ी क्षेत्र वागड़ कहलाता है। और मालखेराड़ है मालपुरा टोंक का क्षेत्र। मालखेराड़ क्या है? मालपुरा टोंक का क्षेत्र मालखेराड़ कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3-4-2-1, ये लो 3-4-2-1, ये आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 63 का क्या हो जाएगा? आपका 1 नंबर आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलें आगे। आगे देखिए, बनास बेसिन के उपभागों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालपुरा कोयले का मैदान कांपीय मिट्टी नीच व शिष्ट चट्टानों से निर्मित है, तो बिल्कुल सही बात है। ए एम हेरोन ने बनास बेसिन के क्षेत्र को तृतीय पेनिप्लेन की संज्ञा दी, ये बात भी सही है। खिराड़ क्षेत्र मुख्य रूप से राजसमंद जिले में है, नहीं राजसमंद जिले में नहीं, टोंक और भीलवाड़ा में है। कहां पे है? टोंक और भीलवाड़ा में। मालपुरा टोंक का क्षेत्र है ना, टोंक भीलवाड़ा का क्षेत्र कहलाता है मुख्य रूप से खिराड़ क्षेत्र जो, ठीक है। तो ये बात गलत हो गई। पिंड मांड का मैदान राजसमंद जिले में टीलेनुमा उस भूभाग को कहा जाता है, ये बात भी सही है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ये लो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हड़ौती पठारी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा, ये पूछा गया है हड़ौती के बारे में, ठीक है। यह अरावली और विंध्याचल को जोड़ने के कारण संक्रांति प्रदेश कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है, ठीक है। कोटा और बूंदी का बीच का जो भाग माना जाता है मुख्य रूप से, ठीक है। चले आगे। यहाँ की औसत ऊंचाई 500 मीटर और जलवायु अति आर्द्र प्रकार की है। 500 मीटर औसत ऊंचाई मानी जाती है और जलवायु क्या है? अति आर्द्र प्रकार की मानी जाती है। दक्कन लावा पठार की मिट्टी लाल पीली है, लाल पीली मिट्टी थोड़ी है भाई साहब, काली मध्यम मिट्टी कह सकते हो, काली मिट्टी या काली मध्यम मिट्टी कह सकते हो, तो ये बात गलत हो गई। इस प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियां चंबल है, पार्वती है, काली सिंध है, परवन है और आहू है, तो ये नदियां यहाँ पर बहती है हाड़ौती, हाड़ौती पठार में, ठीक है। हाड़ौती प्रदेश भी बोल सकते हो, हाड़ौती पठारी प्रदेश भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, रामगढ़ क्रेटर और मुकुंदरा की पहाड़ियों के संबंध में सही कथनों का चुनाव कीजिए। रामगढ़ क्रेटर और मुकुंदरा की पहाड़ियों। रामगढ़ बारा में उल्कापिंड गिरने से बनी झील है जिसे 2021 में 200वें क्रेटर की मान्यता मिली, बिल्कुल सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियां मुख्य रूप से कोटा और झालावाड़ जिलों में विस्तृत है, ये भी सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वतमाला का ही भाग मानी जाती है, किसका भाग मानी जाती है? विंध्याचल का भाग मानी जाती है, ये बात भी सही है। बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर संतूर है, 353 मीटर है। अभी क्वेश्चन आया था कि संतूर पूर्व से पश्चिम की ओर सेट करना था, जो सबसे पूर्व में संतूर था, संतूर की पहाड़ियां थी, ठीक है। उसके बाद तारागढ़ था, एक सायरा था और एक आपका झारोला था, ये 4 नाम थे। तो सबसे पूर्व में कौन था? बूंदी, संतूर, तो संतूर बूंदी आपका सबसे पूर्व में है और कहाँ पे? बूंदी में है और 353 मीटर ऊंचाई है। तो ये चारों के चारों सही है, चारों के चारों, हाँ सभी ये लो, ये सभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों के चारों आपको सही देखने को मिलेंगे। चलिए आगे। राजस्थान के प्रमुख पठारों और उनकी अवस्थिति को सुमेलित कीजिए। भोराट का पठार, भोराट कुंभलगढ़ से गोगुंदा। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेसा के पठार पर स्थित है। मानदेसरा का पठार भैंसरोडगढ़ क्षेत्र के अंदर आपका मानदेसरा का पठार। और उपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया उपरमाल का पठार माना जाता है, ठीक है। ये पठार है, मुख्य रूप से ध्यान में रखना ये पठार है कहां कहां पर, क्योंकि कई बार पूर्व से पश्चिम पूछ लिया जाता है। एक पिछली बार क्वेश्चन आया था कि झालावाड़ से बीकानेर की तरफ जाओगे आप तो बीच में कौन कौन से मिलेंगे, जैसे झालावाड़ का पठार, फिर बनास बेसिन, मेरवाड़ा, तो ये सारी चीजें थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये है कहाँ कहाँ पर मुख्य रूप से। बोराट का पठार कहाँ पे है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच फैला हुआ है। मेसा का पठार, मेसा के पठार पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसा हुआ है। मानदेसरा का पठार की बात की जाए तो भैंसरोडगढ़ क्षेत्र है यहाँ पर। और बात की जाए लास्ट में उपरमाल का पठार, वहां पर भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य आपका उपरमाल का पठार फैला हुआ है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1, ये लो आपका 1 नंबर हो जाएगा।
आगे है स्थानीय पहाड़ियों और उनके जिलों का सही मिलान करना है। बिजासन पहाड़, बिजासन कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा की बात कीजिए, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है। त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पहाड़ी, दो नाम लिखा हुआ है। त्रिकुट पर्वत की बात की जाए तो ये करौली में है, पर्वत की बात की जाए करौली में है, और पहाड़ी की बात की जाए जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। मलानी पहाड़ी आपको पता है जालोर और बालोतरा में है मलानी पहाड़ी। 56 की पहाड़ियां है ना, वहीं पर मुख्य रूप से उनके अंदर ही मालानी पहाड़ी है। बिजासन मांडलगढ़ के अंदर, त्रिकुट पर्वत करौली में, पहाड़ी जैसलमेर में, मलानी पहाड़ी जालोर व बालोतरा में। तो 3 1 2 4 ये लो आपका 3 1 2 4। आगे देखिए, अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से कीजिए। अब कूट से इनका क्या करना है, चयन करना है आपको। यह एक प्रमुख अरावली के संदर्भ में पूछा गया है। यह एक प्रमुख जल विभाजक है, बिल्कुल है। पूर्व में तो बारिश होती है ठीक ठाक, पश्चिम में बारिश नहीं होती, तो जल को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, ठीक है। बाकी यहां से नदियां भी तो निकलती है, नदियां निकलती है तो एक पूर्व की तरफ जाती है और एक पश्चिम की तरफ जाती है, लूणी पश्चिम की तरफ जाती है। राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम यहीं से है, बिल्कुल नहीं, राजस्थान की समस्त नदियां यहां से नहीं निकलती। कुछ आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं जो कहीं कहीं से निकलती है, कुछ मध्य प्रदेश से भी आती है, विध्यांचल से आती है, तो ये बात भी गलत हो गई। राजस्थान में वर्षा का वितरण इससे प्रभावित नहीं होता, क्यों नहीं होता, होता है। पश्चिम में कम बारिश, पूर्व में ज्यादा बारिश। यह प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध माना जाता है, तो ये बात सही है। अब पूछा क्या गया है, सही उत्तर का चयन करना, ये सही कौन सा है, ए और डी सही है, ए और डी, ये लो आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। फिर आपको मिलान करना है किसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। हाँ, जरगा, जरगा कितनी ऊंचाई तो, जरगा चतुर्दशी को 31 रुपए का प्रसाद चढ़ाना है, जागरण हो तब, जागरण हो तब 14 को यानी चतुर्दशी को 31 रुपए का प्रसाद चढ़ाना, 1431 मीटर। दिलवाड़ा, दिल कितना बड़ा, 3 गुना बड़ा, 14 तिया 42। तारागढ़ 873 मीटर और नाग पहाड़ 795 मीटर। 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऊंचाइयां हैं, इंपॉर्टेंट कर लेना, याद कर लेना, कहीं से पूछी जा सकती है। अवरोही क्रम, आरोही क्रम, ऊंचाई कहां पर, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, ठीक है। भाकर, गिरवा, वागड़, बांगर, भाकर तो सिरोही के अंदर है, भाकर पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल युक्त पहाड़ियां भाकर कहलाती है। गिरवा उदयपुर में है, कटोरी नुमा या तस्त्री नुमा पहाड़ियां कहलाती है जो। वागड़ बांसवाड़ा के अंदर, और बांगड़, बांगर, बांगर, बांगर नागौर के अंदर, या कह सकते हैं शेखावाटी प्रदेश में बांगर है, शेखावाटी प्रदेश में बांगर है। तो कौन सा आएगा, 3 4, 3 4 3 4 ये रहा। फिर आ जाएगा आपका 1 2, 1 2 है क्या, 1 2, हाँ 1 2 ये रहा आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, हाँ एक सेकंड। हाँ, आगे क्या है, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, जुरासिक युग। अभी मैंने पीछे ही बताया था कि जुरासिक युग की आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क पाया जाता है, जहां पर क्या पाया गया, काष्ठ जीवाश्म मौजूद हैं। तो ये पाए जाए जैसलमेर में। तो ये मुख्य रूप से बात की जाए ये कहां पर है, तो जैसलमेर एवं बाड़मेर नाम ले सकते हैं हम, जैसलमेर एवं बाड़मेर। बाकी नहीं, बरदर्रा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, बर मध्य अरावली में है। और बात की जाए यहां से कौन सा मार्ग गुजरता है, NH25, अभी बात की थी अपने, NH25 मार्ग गुजरता है जयपुर से जोधपुर की तरफ जो जाता है, तो ये ब्यावर में है। उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां कहलाती है, उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां क्या कहलाती है, उदयपुर की तस्त्री नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है, गिरुवा कहलाती है। कौन सी कहलाती है, गिरुवा कहलाती है। ये 4 नंबर हो जाएगा आपका आंसर। चले आगे, आगे देखिए, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का ब्रह्मोयांस्क कहा जाता है, ब्रह्मोयांस्क राजस्थान का कहा जाता है, वो कहा जाता है माउंट आबू को। किसको कहा जाता है, माउंट आबू को। ये एक रूस का शहर माना जाता है ब्रह्मोयांस्क, जहां पर बर्फबारी होती है, ठीक ठाक अच्छी खासी बर्फबारी होती है ब्रह्मोयांस्क में। रूस का शहर माना जाता है, मुझे मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, शायद ब्रह्मोयांस्क रूस का ही शहर है। वहां पर अच्छी खासी बारिश होती है, इस कारण से माउंट आबू को क्या कहा जाता है, ब्रह्मोयांस कहा जाता है राजस्थान का। झालावाड़ से, ये देखो ये क्वेश्चन जो पिछली बार आया था मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड के अंदर, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों क्रम का अवलोकन करेंगे, झालावाड़ से बीकानेर की ओर अगर बात की जाए तो, ठीक है।
झालावाड़ से ये राजस्थान है, ये क्या है आपका राजस्थान है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ये राजस्थान है। अगर बात की जाए झालावाड़ कहां पे है, झालावाड़ कहां पे है, झालावाड़ है ये यहाँ पे। बीकानेर कहां पे है, बीकानेर है यहाँ पे। अब यहां से कहां जाना है, यहां से जाना है अपने झालावाड़ से बीकानेर की ओर जाना है, यही बात हुई। झालावाड़ से बीकानेर की तरफ जाना है। अब पूछा गया है कि यात्रा करोगे झालावाड़ से बीकानेर की ओर तो बीच में क्या क्या पड़ेंगे, बोराट पठार पड़ेगा, हाड़ौती पठार पड़ेगा, मध्य अरावली पड़ेगा, मध्य माई बेसिन पड़ेगा, बनास पड़ेगा या बांगड़ पड़ेगा। अगर बात की जाए बोराट पठार, बोराट कहां पे है, बोराट कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच यहां पे है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच अगर बात की जाए अपने। अब इसमें आपको थोड़ा सा समझाता हूं मैं। कुंभलगढ़ से गोगुंदा यहां पर है बोराट, झालावाड़ से जाना है तो यहां पर कैसे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, हाड़ौती का पठार, फिर यहां पर थोड़ी जाओगे हाड़ौती, मध्य अरावली, फिर यहाँ, यानी यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ पर, ऐसे थोड़ी होगा, पहले आपको यहां पर आना पड़ेगा। फिर मध्य माही बेसिन, ये मध्य माही बेसिन यहां पर है, ये भी नहीं होगा। फिर बनास बेसिन, फिर बांगड़ प्रदेश, तो ये नहीं हो सकता। विंध्यन कगार, विंध्यन कगार यहां पे है। सबसे लास्ट में आता है हाड़ौती पठार, ये देखो हाड़ौती पठार, हाड़ौती पठार कहां पे है, यहां पर, बिल्कुल यहां से चलोगे। फिर बनास बेसिन, बनास बेसिन कहां पे है, यहां पर है, बिल्कुल सही है। फिर मध्य अरावली, मध्य अरावली यहां पे है, बिल्कुल। आप यहां से निकलोगे तो सबसे पहले हाड़ौती पठार, हाड़ौती पठार से निकलकर फिर बनास बेसिन में एंटर करोगे, बनास बेसिन में एंटर करके फिर मध्य अरावली को क्रॉस करोगे, यानी बरदर्रा वगैरह जो भी है, ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है उसको क्रॉस करोगे। उसके बाद में आप क्या किस तरफ जाओगे, बीकानेर की तरफ जाओगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर हो जाएगा। ध्यान देना, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा मैप के अंदर इसको एडजस्ट करके आंसर सही लगा सकते हो आप। ठीक है, चले आगे, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है, सही कौन सा ये बताना है। घग्गर का मैदान गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले घग्गर के मैदान के अंदर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। शेखावाटी प्रदेश आंतरिक अपवाद क्षेत्र कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, आंतरिक अपवाद क्षेत्र कहा जाता है। उदयपुर बेसिन गिरवा, अभी बहुत बार पढ़ लिया, गिरवा कहां पे है, उदयपुर में है, तस्तरीनुमा पहाड़ियां। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा होता है, रघुनाथगढ़ सीकर के, रघुनाथगढ़ सीकर तो ये सीकर में है। ए बी और सी सही है, ए बी सी। फिर देखिए विधान और तर्क दे रखे हैं। अरावली पर्वत विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक, अरावली पर्वत क्या है, विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है, बात सही है। अरावली पर्वत राजस्थान को दो प्राकृतिक भागों में विभाजित करता है, अरावली पर्वत क्या करता है, राजस्थान को दो प्राकृतिक भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, ये बात भी सही है। लेकिन अब को हमें ये ध्यान रखना है कि ये सही है या जो स्पष्टीकरण सही है या नहीं, ये पूछा गया है साथ में। बात तो सही है कि ए और बी दोनों सही है, ये 3 और 4 तो क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे। अब दोनों में 1 और 2 में देखना है। अरावली, अब बीच में क्या लगा दो, क्योंकि अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से है, क्योंकि अरावली पर्वत राजस्थान को दो प्राकृतिक भागों में विभाजित करता है। क्या दो प्राकृतिक विभाजों में विभाजित करता है राजस्थान को, इस कारण से प्राचीन है ये तो बात बिल्कुल भी सेट बैठी नहीं। तो बात क्या हुई, ए और बी दोनों सही है, लेकिन बी ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा इसका। चलिए आगे। राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। अवरोही क्रम के अंदर क्या करना है, चयन करना है। सायरा की ऊंचाई है 900 मीटर, डोरा पर्वत की 869 मीटर, नाग पहाड़ की बात की जाए 795 मीटर, बिलाली की बात की जाए 775 मीटर, 775 मीटर। ये अवरोही क्रम, यही सेट बैठ गया ये तो ना, यही बैठ गया सेट ये तो, बिल्कुल यही हो जाएगा। सायरा नाग पहाड़ अजमेर में हो जाएगा, बिलाली कोट कितनी बेरोड में हो जाएगा, डोरा आपका जालोर में हो जाएगा, सायरा उदयपुर में हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। छप्पन का मैदान है आज आपका बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा कहाँ पे है, देखो सीधा सा क्षेत्र देखना है अपने को, कुछ नहीं करना, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच सही है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। मुख्य रूप से अगर ध्यान देना, नाम और भी आ सकते हैं, चित्तौड़गढ़ आ सकता है, उदयपुर आ सकता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ही आएगा। मुख्य रूप से बात की जाए तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आएगा, 56 का मैदान, 56 नदी नालों का समूह। हाँ
सुमेलित करना है। एक तरफ सूचियां दे रखी है। 56 की पहाड़ियां कहाँ पे है? 56 की पहाड़ियां सिवाना बालोतरा के अंदर है। गिरवा पहाड़ियां उदयपुर क्षेत्र के अंदर है। 56 का मैदान बात की जाए, 56 का मैदान बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर उसका बांसवाड़ा प्रतापगढ़ भी आ सकता है। ठीक है, प्रतापगढ़ भी आ सकता है, ध्यान दे रहे हैं। प्रतापगढ़ न हो और हो फिर उसके आसपास वाला क्षेत्र भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा आ जाए आपका? जैसलमेर बाड़मेर आ जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 ये हो जाएगा आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ चले आगे। आगे देखिए, कथन कारण दे रखा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रन या टाट का निर्माण होता है जो खारे पानी की झीलें हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर रन एवं टाट है, वो बिल्कुल है। और जिससे किसका निर्माण होता है? खारी पानी की झीलों का निर्माण होता है, बात सत्य है। मरुस्थल में बालुका स्तूपों के छोटे गड्ढों में वर्षा का जल भर जाता है। मरुस्थल में बालुका स्तूपों के छोटे गड्ढों में वर्षा का जल भर जाता है, यानी कि बालुका स्तूप होते हैं उनके बीच में गड्ढा होता है छोटा बहुत, थोड़ा बहुत बालुका स्तूप के, यानी गड्ढे के चारों ओर क्या होता है? बालुका स्तूप, और बीच में गड्ढा होता है और उसमें पानी भर जाता है किसका? बारिश का। और जो मिट्टी की लवणता के कारण खारा हो जाता है, और मिट्टी के अंदर क्या है? लवणता है, खारापन है, तो इस खारेपन के कारण पानी भी क्या कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो ये क्या बात, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। क्या ये कारण सही है? बात की जाए, व्याख्या सही है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रन या टाट का निर्माण होता है जो खारे पानी की झीलें हैं। क्यों? क्योंकि मरुस्थल में बालू स्तूपों के छोटे गड्ढों में वर्षा का जल भर जाता है जो मिट्टी की लवणता के कारण खारा हो जाता है, क्योंकि इस कारण से। तो ये बात भी सही है। तो ये आपका स्पष्टीकरण भी क्या मिलेगा आपको? बिल्कुल सही मिलेगा। इसका स्पष्टीकरण सही है, क्योंकि कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रन टाट का निर्माण होता है जो खारे पानी की झीलें हैं, क्योंकि मरुस्थल में बालुका स्तूपों के छोटे गड्ढों में वर्षा का जल भर जाता है जो मिट्टी की लवणता के कारण क्या हो जाता है? पानी खारा हो जाता है। तो ये व्याख्या भी सही है, दोनों कथन भी सही है और व्याख्या भी सही देखने को मिलेगी आपको। हाँ, मरुस्थलीय क्षेत्र में बजादा का क्या अर्थ है? खारे पानी की बड़ी झीलें। पर्वतीय क्षेत्रों के निचले भाग का जलोढ़ क्षेत्र जहां पानी आकर समाप्त हो जाता है। तल्ली का पानी सूखने के बाद की जाने वाली कृषि, ये तो खड़ेन कहलाती है। बालुका स्तूपों के मध्य ऊंटों के गुजरने का मार्ग, ये कारवां कहलाता है। खारे पानी की बड़ी झीलें, ये नहीं हो सकती, ये तो पलाया कहलाती है। खारे पानी की बड़ी झीलें, बजारदा हो जाएगा आपका पर्वतीय क्षेत्रों के निचले भाग को जलोढ़ क्षेत्र जहां पानी आकर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, वो कहलाता है आपका बजादा। ध्यान दे लेना, ये कौन सा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्रों के निचले भाग का जलोढ़ क्षेत्र जहां पर पानी आकर क्या होता है? इकट्ठा होता है, और जहां पर पानी सूखने के बाद कृषि की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? गलत कौन सा, ये बताना है आपको। पार्लर पानी, वर्षा जल, बिल्कुल वर्षा का जल क्या कहलाता है? पानी कहलाता है। कारवां या घासी बालुका स्तूपों के मध्य मार्ग, बिल्कुल जहां पर ऊंटों के गुजरने का रास्ता होता है। डांड विशिष्ट मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें नहीं होती, ये खारे पानी की झीलें होती हैं। डांड क्या कहलाती है? मीठे विशिष्ट खारे पानी की झीलें। बबूलिया, डुमरुस्थल में आने वाला मिक्त चक्रवात, बतूड़ियो गैस का नहीं, बतूड़ियो भी गैस का, छोटो छोटो ये आंधी होगा कि घूमतो आवेगो और सबने उजाड़ के ले जावे को, वो बबूलियों के इसका, बतूड़ियों के इसका, कुछ भी के इसका। मरुस्थल में आने वाला अक्ष में, यानी अचानक से क्या आता है? एक चक्रवात की तरह से आता है। ठीक है, हाँ। राजस्थान की मिट्टियों और उनके भौतिक प्रदेशों को सम्मिलित कीजिए। जिलोड या दोमट मृदा, जिसको बोल सकते हैं जिलोड दोमट मृदा, अल्फिसोल्स। अल्फिसोल्स ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर पाई जाती है भाई साहब, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये लो, काली भूरी पथरीली, इंसेप्टिसोल, कहां पर? अरावली के अंदर पाई जाएगी ना, ये लो अरावली के अंदर। रेतीली बलुई मिट्टी, जिसको एरिडिया एंटीसोल्स भी कहते हैं, कहां पर? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये लो। और लास्ट में काली लाल कछारी वर्टिसोल, ये काली का लाल कछारी, ये काली मिट्टी तो आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर ही पाई जाएगी। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये आगे देखिए। आगे है अपना कि अरावली की स्थानीय पहाड़ियों के नामों के संदर्भ में विचार कीजिए। गिरुवा उदयपुर की तस्तरीनुमा पहाड़ियां, बिल्कुल। ये क्वेश्चन इतनी बार आ जाएंगे आपके कि ये याद हो जाएंगे। एमसीक्यू इस तरह से नहीं कि आपको लगेगा कि सर ये रिपीट हो रहे हैं, अरे रिपीट हो रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि बार बार सर एक गिरवा बार बार आ रहा है, बार बार, लेकिन आपको याद हो रहा है ना, ये सबसे बड़ी बात है। और एक ही तरीके से नहीं आ रहा है कि हाँ सर एक ही प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, नहीं, अलग अलग। अगर मैंने यहां पर 4 लाइनें दे दी तो बचता क्या है फिर पीछे?
बचता क्या है, तो ये प्रैक्टिस के लिए है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा याद आएगा। आप गिरवा को इतनी बार पढ़ लोगे कि 10 बार पढ़ लोगे तो 11वीं बार में आपका ऑटोमेटिक से हो जाएगा, हाँ कि गिरवा कहाँ पे, उदयपुर में है, तस्री नुमा पहाड़ियां हैं वगैरह वगैरह। समझ में आई बात? हाँ, भाकर सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, बिल्कुल सही है। मेवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग मेवल कहलाता है। देश हरो उदयपुर की जरगा व रागा पहाड़ियां, जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है, देश हरो कहलाता है। तो ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारे के सारे सही हैं, तो 4 नंबर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के क्षेत्रफल और जनसंख्या के प्रतिशत का सही मिलान कौन सा है? मरुस्थल बात की जाए क्षेत्रफल कितना है, 61.11 है और 40% जनसंख्या निवास करती है, सही है। अरावली में 9 का क्षेत्रफल 9% है और जनसंख्या 10% निवास करती है, सही है। पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल 23% है, जनसंख्या 39% निवास करती है, सही है। और बात की जाए तो सारे सारी सही मिलेंगे आपको, सही पूछा है ना, सही मिलान सही है। अब दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात आती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल है उसका 6.89%। और बात की जाए जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या उसकी 11%, कितनी है, 11% उसकी जनसंख्या देखने को मिलेगी। तो बाकी ये 3 तो है ही, चौथा आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है और उसका ये हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की जलवायु केंद्र में सही मिलान है कौन सा है, सही कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल के अंदर आर्द्र जलवायु पाई जाती है कि नहीं, यहाँ पर पाई जाती है आपकी शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु, तो गलत हो जाएगा ये। अरावली प्रदेश के अंदर बात की जाए उप आर्द्र जलवायु, ठीक लग रही है, ठीक है, देखते हैं। पूर्वी मैदान के अंदर अति आर्द्र जलवायु, नहीं अति आर्द्र नहीं होगी, आर्द्र जलवायु होगी, ठीक है। दक्षिण पूर्वी पठार के अंदर शुष्क एवं, ये गलत है ना, हाँ, दक्षिण पूर्वी पठार के अंदर शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु, ये तो अर्ध एवं अर्धशुष्क तो पश्चिमी मरुस्थल की है, और अति आर्द्र किसकी है, दक्षिण पूर्वी पठारी की है। और बात की जाए आर्द्र किसकी है, पूर्वी मैदान की है। तो लास्ट में एक बच्चा ये आ गया आपका अरावली प्रदेश, जहां पर उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। हाँ, नागौरी उच्चभूमि में नमक की उत्पत्ति का मुख्य कारण 33 सागर के अवशेष है। इस प्रदेश की गहराई में माइकासिस नमकीन चट्टानें पाई जाती है, जिनके कारण लवणीय तत्व केशिका क्रिया द्वारा ऊपरी सतह पर आ जाती हैं। अब देखो, अब बात यह आती है कि नागौरी उच्चभूमि में जो नमक की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या माना जाता है, क्या 33 सागर का अवशेष है इस कारण से? देखो, मुख्य जो कारण माना जाता है वो माइकासिस नमकीन चट्टानें मानी जाती है, न कि 33 सागर के अवशेष के रूप में पाई जाती है। मुख्य कारण क्या है आपका, माइकासिस नमकीन चट्टानों का पाया जाना, कहां पर, नागौरी उच्चभूमि में। इस कारण से जो भूमि किस प्रकार की है, नमकीन भूमि पाई जाती है, ठीक है, लवणता ज्यादा पाई जाती है इस भूमि में। नागौरी उच्चभूमि में नमक की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें हैं, न कि 33 सागर के अवशेष के रूप में। 33 सागर का अवशेष जरूर है, लेकिन मुख्य कारण क्या है नमक की उत्पत्ति का, तो वो माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें हैं, ध्यान दे रहे ना। तो ए गलत है लेकिन आर सही है। आर क्या है, इस प्रदेश की गहराई में माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें पाई जाती है, जिनके लवणीय तत्व के शिखा क्रिया द्वारा ऊपरी स्तर पर आ जाते हैं। तो ए सही है, ए गलत है, आर सही है। ए सही, ए गलत है लेकिन, ए गलत है लेकिन आर क्या है, सही है। आगे देखते हैं, दक्षिण अरावली की चोटियों को उनके जिलों से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है उनके जिलों से। दक्षिण सुंदा पर्वत, सुंदा पर्वत जालोर के अंदर है। सायरा की बात की जाए उदयपुर में है। मक्कड़ मगरा भी उदयपुर में है। 2 3 ये सेट सीधा कर लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी देख लेंगे अपने। डोरा पर्वत जालोर के अंदर है, 869 मीटर ऊंचाई है इसकी। डोरा की, मक्कड़ मगरा की कितनी है, 989 है क्या, 989, हाँ 989 मीटर है मक्कड़ मगरा। मकड़ी की जाल कितनी संख्या है, ये 989। सायरा की 900 मीटर है। सुंदा पर्वत की 991 मीटर देखने को मिलेगी आपको। 1 2 3 4, ये लो 1 2 3 4, ये आपका पहला ही सही हो जाएगा। अरावली के पठारों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएं। उड़िया का पठार 1360 मीटर है क्या, उड़िया का पठार 1360 मीटर है ऊंचा, अवरोही क्रम में लगाना 1360 मीटर उड़िया का पठार। और अब्बू का पठार 1200 मीटर। अब्बू का पठार कितना है, 1200 मीटर। भोराट का पठार 920 मीटर। भोराट का पठार 920 मीटर। मेसा का पठार 620 मीटर। 620 मीटर। सबसे ऊंचा आएगा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ये लो उड़िया का पठार। उड़िया का पठार की जो ऊंचाई है वो कितनी मानी जाएगी, 1360 मीटर मानी जाएगी। अबू के पठार, अबू के पठार की ऊंचाई 1200 मीटर। बात करें उसके बाद में
बुराट का पठार 920 मीटर और मेसा का पठार 620 मीटर। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी बसा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया। यह पश्चिमी उत्तरी प्रदेश का 41.5% भाग है। मुक्त लिखा है ना, मुक्त, युक्त नहीं, मुक्त है। मुक्त है तो बिल्कुल ये बात सही है। 41.5% है किसका, पश्चिम उत्तरी प्रदेश का। ठीक है, यह मुख्य रूप से कफलोदी, पोखरण और बालोतरा के मध्य फैला हुआ है। बिल्कुल, फलोदी, पोखरण और बालोतरा के मध्य फैला हुआ है। ये कई बार पढ़ चुके हो आप। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से चुनने की चट्टानें व सेल पाई जाती है। चुनने की चट्टान व सेल्स पाई जाती है, ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। चुनने की चट्टानें और सेल पाई जाती है। चुनने की चट्टान है क्योंकि पथरीला इलाका है वो, थोड़ा सा चुनना पाया जाता है, जहां पर क्या नहीं है, मिट्टी नहीं है, रेतीला मैदान नहीं है वहां पर, ये बात भी सही है। यहाँ आकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसी जुरासिक कालीन चट्टानें स्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर के अंदर है, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो 1 2 3 4 चारों के चारों कथन क्या मिलेंगे आपको, सही मिलेंगे। हाँ, आगे देखिए। शेखावाटी प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बांगड़ प्रदेश या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगड़ प्रदेश। बांगड़ प्रदेश या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र भी कहा जाता है इसको, ये बात बिल्कुल सही है। किसको, शेखावाटी प्रदेश को। इस प्रदेश में सर्वाधिक अनुदैर्ध्य रेखीय बालुका स्तूप मिलते हैं। नहीं भाई साहब, यहां पर अनुदैर्ध्य नहीं, सर्वाधिक क्या मिलते हैं, बरखान मिलते हैं। यहां पर सर्वाधिक क्या मिलते हैं, बरखान मिलते हैं, जो कि बात क्या होगी, गलत होगी। गलत, काटा मारो इसको। कांतली नदी यहाँ की प्रमुख मौसमी नदी है। कौन सी नदी है, मौसमी नदी भी कहा जाता है इसको, किसको, कांतली को। जिसके प्रवाह को तोरावाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, तोरावाटी कहते हैं, बात बिल्कुल सही है। यहाँ वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी तालाबों को सर या सरोवर कहा जाता है। सर या सरोवर, जहां पर नाम भी आते हैं, मलसी सर, जस्सू सर वगैरह नाम आते हैं ना, इन तालाबों के कारण ही आते हैं नाम। तो ये बात भी क्या है, सही है। तो 1 3 4, 1 दिन 4, ये लो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, अरावली की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। यह राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा भौतिक प्रदेश है। सबसे ऊंचा कौन सा है, अरावली तो है, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर है, बिल्कुल सही बात है। यह पश्चिमी मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है। यह पश्चिमी मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है, यानी पश्चिम के अंदर जो मरुस्थल है उसको पूर्व में आने से रोकती है। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही देखने को मिलेगी। राजस्थान में इसका विस्तार लगभग 79.48%, यानी लगभग कितना कह सकते हैं, 80% है, ये बात भी सही है। अरावली पर्वतमाला 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के रूप में राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, एक को शुष्क में और एक को अर्ध शुष्क में। लेकिन राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो 4 नंबर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत कथन। आगे देखिए, तारा बालुका स्तूपों के बारे में सत्य कथन छांटिए। तारा, तारा बालुका, तारा है तो तारे की आकृति के जैसा, ये तारे के आकार के होते हैं और हवा की दिशा के बदलने से, यानी कि हवा क्या बदलती है, ये तारा है। ठीक है, हवा क्या होती है, बार बार बदलती रहती है, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, तो हवा के बदलने से बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये मुख्य रूप से मोहनगढ़, पोखरण व सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, मोहनगढ़, पोखरण व सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। क्या ये बात सही है, बताओ। तारा बालू का स्तूप है ना, हाँ, तो मोहनगढ़ में, पोखरण और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं, ये बात भी सही है। इनका निर्माण हम्मादा, यानी जो चट्टानी मरुस्थल होता है उसके चारों ओर बनते हैं। तो इसके चारों ओर बनते हैं, ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपके हो जाएंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों के तीनों क्या है, सही है यहाँ पे। फिर है क्षिप्रा या क्षिप्रिका का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है और इसका अर्थ क्या है। देखो, क्षिप्री या क्षिप्रिका होती है, ये एकदम नदी बह रही है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से नदी बह रही है और बहती 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 यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर क्या एकदम से चट्टान आ जाती है, चट्टान आ जाती है तो इसके ऊपर से जाती है फिर। ठीक है, फिर पानी यहाँ पर पूरा भर जाता है, पूरा भरने के बाद एकदम से ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद एकदम से जो चट्टान है वो नहीं होती, तो मिट्टी होती है, तो मिट्टी को काटती है, तो एकदम से पानी क्या हो जाता है, प्रवाह यहाँ से तेज हो जाता है। ठीक है, पानी प्रवाह क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, इस कारण से ये क्या कहलाता है, क्षिप्रिका कहलाती है। ठीक है, हाँ, अब देखो ये पाई कहां जाती है, किस नदी पर, ये चंबल नदी पर पाई जाती है, चंबल नदी। ठीक है, क्षिप्रा या क्षिप्रिका का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है, तो ये चंबल नदी द्वारा किया जाता है। नदी मार्ग में अवरोध से ढाल तीव्र होना, यानी अवरोध आ गया बीच में, पानी आ रहा था, बीच में एक चट्टान आ गई,
और मार्ग नहीं बदलती है। सबसे बड़ी बात है, ये नदियां जो होती है मार्ग नहीं बदलती। चंबल और बनास बेसिन इसके उदाहरण है जो मार्ग नहीं बदलती है एक प्रकार से। तो चंबल नदी मार्ग में अवरोध से ढाल तीव्र हो जाना, वह जल प्रवाह अत्यधिक तेज हो जाना। और पानी एकदम से नीचे आ जाता है तो क्या होता है, प्रवाह क्या हो जाता है आपका, तेज हो जाता है। हाँ, कर्नल जेम्स टोड और अबुल फजल द्वारा दिए गए भौगोलिक उपनामों पर विचार कीजिए। कर्नल टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है, बिल्कुल सही बात है। कर्नल टोड ने मंदिरों की अधिकता के कारण अबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा है, बिल्कुल कहा है। किसको, गुरु शिखर को तो संतों का शिखर कहा है, लेकिन आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा है। अबुल फजल ने अरावली पर्वतमाला को ऊंट की गर्दन या उक्तंट की गर्दन कहा है, तो ये बात भी क्या है, सही है। तो एक दो तीन और, यानी कि तीनों के तीनों कथन क्या है, राइट देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको। नेटवर्क बालुका स्तूप और पैराबोलिक बालुका स्तूप क्रमशः मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेटवर्क बालुका स्तूप ध्यान में रखना, आपके हनुमानगढ़ और हरियाणा साइड में पाए जाते हैं। नेटवर्क नेटवर्क हनुमानगढ़ और हरियाणा साइड पाए जाते हैं। और पैराबोलिक की बात की जाए तो ये पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं। पूरा जो संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, वहां पर पाए जाते हैं। तो ध्यान दे लेना, हनुमानगढ़ के अंदर पाए जाते हैं नेटवर्क बालुका स्तूप। वहीं बात की जाए पैराबोलिक पाए जाते हैं संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर। तो आपका दोनों क्रमश से पूछा गया है, तो आपका ये हो जाएगा एक नंबर के हनुमानगढ़ व संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में। नेटवर्क बालुका स्तूप यानी कि कई सारे बालुका स्तूपों का वहां पर नेटवर्क जमा हुआ है, जहां पर रेत के आपको दोहरे मिलेंगे देखने को। इस कारण से क्या बोला गया है, ये कह सकते हैं बालुका स्तूपों का जाल होता है, उसको बोला गया है नेटवर्क बालुका स्तूप। और बाकी पैराबोलिक का बालुका स्तूप होते हैं जो लड़कियों की हेयर पिन उनके समान होते हैं, ठीक है। और परवलई बालुका स्तूप भी इनको बोला जाता है। और इसके अलावा कह सकते हैं ये अनुप्रस्थ प्रकार के बालुका स्तूप होते हैं। ये चाहे बरखान हो चाहे आपके पैराबोलिक हो, ये किस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं, ये अनुप्रस्थ प्रकार के बालुका स्तूप होते हैं। थल्ली और मरहो शब्दावली का क्रमशः सही अर्थ क्या है। थल्ली बीकानेर से चूरू तक मरुस्थलीय पट्टी कहलाती है, थल्ली, ठीक है, ये ध्यान देना। बीकानेर से चूरू तक की मरुस्थलीय पट्टी क्या कहलाती है, आपकी थल्ली कहलाती है। और मरहो है पोखर का पानी सूखने पर बची हुई उपजाऊ मिट्टी क्या कहलाती है, आपकी मरहो कहलाती है, ठीक है। तो आपका एक नंबर ही हो जाएगा। बाकी देखें, थल्ली लूणी नदी का बेसिन नहीं, मरहो जहरीला शाम नहीं, पीवना होता है ना जहरीला शाम, तो वर्षा का जल तो पालर पानी होता है। शेखावाटी का चरागा ये तो बीड़ होता है। मरहू बगर का मैदान तो नहीं, ये नहीं। बाकी ये हो जाएगा थल्ली बीकानेर से चूरू तक मरुस्थलीय पट्टी क्या कहलाती है, थल्ली कहलाती है। और मरहो क्या कहलाता है, आपका पोखर का पानी सूखने पर बची उपजाऊ मिट्टी मरहो कहलाती है। फिर देखते हैं हाड़ौती पठार के शाहबाद का उच्च क्षेत्र के बारे में सही कथन है। शाहबाद का उच्च क्षेत्र कहां पर है, ये बारां में है। कहां पे है, बारां में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से झालावाड़ में है और यहाँ लाल मिट्टी मिलती है। झालावाड़ में नहीं है तो बात ही गलत हो गई। यहाँ रामगढ़ के पास घोड़े की नाल की आकृति जैसी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। रामगढ़ के पास है, रामगढ़ बारांगी। घोड़े की नाल, घोड़े की जो नाल होती है ना, जो पैर के नीचे होती है, इस प्रकार की आकृति होती है, ठीक है, जो घोड़े के पैर के नीचे लगी होती है, जिससे उसके पैर खराब ना हो। इस कारण से घोड़े की नाल की आकृति जैसी पर्वत श्रेणी का विस्तार है, बिल्कुल ये बात ही क्या है, सही है। यहाँ चंबल और काली सिंध नदियों का दोआब क्षेत्र नहीं। यहाँ राजस्थान का सबसे ऊंचा पठारी भाग है, ये भी बात सही नहीं है। 2 नंबर बात सही है कि रामगढ़ बारा के अंदर घोड़े की नाल की आकृति के समान है। और बात की जाए ये आकृति जैसी पर्वत श्रेणी का विस्तार है, इस प्रकार की है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस प्रकार की आकृति है ये। हाँ, चलिए आगे। अरावली की चोटियों को उनके जिलों से सुमेलित करना है। जिलों से क्या करना है, इनको सुमेलित करना है। इसराना बाखर जालोर के अंदर है। ये है आपका 938 सज्जनगढ़ का है ना, तो इसको कर दो 839। उल्टा करना है, सज्जनगढ़ का उल्टा है आपका इसराना। सज्जनगढ़ का क्या है, उल्टा है इसराना। और भेरांच, भेरू बाबा, भेरांच अलवर 792, ठीक है। बब्बाई झुंझुनू के अंदर है 780। कितना है, 780। और नाग पहाड़ 795। 2143, 2143, 2143 है क्या, 2143, ये लो आपका 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, घोड़े की नाल के समान आकृति की पहाड़ियां दक्षिण पूर्वी पठार के किस क्षेत्र की विशेषता है, तो शाहबाद की उच्च भूमि अभी पढ़ा है अपने। घोड़े की नाल के समान आकृति की पहाड़ियां दक्षिण पूर्वी पठार के किस क्षेत्र की विशेषता है, शाहबाद की उच्च भूमि। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है। बोमट का पठार बिल्कुल है, कहां पर है, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर में पाया जाता है मुख्य रूप से।
लसाड़िया का पठार उदयपुर सुलुम्बर में पाया जाता है, ये भी किसका हिस्सा माना जाता है, अरावली का हिस्सा माना जाता है। क्रास्का का पठार अलवर के अंदर है, बिल्कुल अरावली का हिस्सा है। डग गंगदार उच्च भूमि ये झालावाड़ के अंदर है, ये झालावाड़ के अंदर है, और झालावाड़ के अंदर होने के कारण ये किसका हिस्सा माना जाता है, विंध्यन या विंध्याचल का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, 104 नंबर है, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लूणीजवाई बेसिन कहा जाता है। गोडवाड़ प्रदेश को लूणीजवाई बेसिन के नाम से भी जाना जाता है ना। हाँ, आगे देखिए, मरुस्थल में लाठी सीरीज के संबंध में दिए गए तथ्यों पर विचार कीजिए। लाठी सीरीज के संबंध में 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने इसको खोजा था। कब? 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजा, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र में धामण, करड़ और सेवण जैसी पौष्टिक घासें उत्पन्न होती है, ये बात भी सत्य है। यह बाड़मेर के सिवाना से बालोतरा तक विस्तृत है। बाड़मेर के सिवाना से बालोतरा नहीं, मोहनगढ़ से पोखरण है जैसलमेर के, ये जैसलमेर के मोहनगढ़ से पोखरण तक लगभग कितनी 80 किलोमीटर लंबी विस्तृत पट्टी के अंदर है। ठीक, अब देखो क्या है, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है, 1 2 3 आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी चोटियां हैं, चोटियों को ढंग से पढ़ लेना, कितनी ऊंचाइयां हैं कितनी नहीं है, पठार कौन कौन से हैं, बालुका स्तूप कौन कौन से हैं, और जो भी आपके प्रदेश पाए जाते हैं, बेसिन है, वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं इनकी, ये पढ़ लेना, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। आप सोचोगे सर टफ आ जाएगा, कुछ नहीं है, जितनी जियोग्राफी आसान है उतना कोई भी सब्जेक्ट आसान नहीं है मेरे हिसाब से। अब आप कहोगे सर आप पढ़ाते हो इस कारण से आपको आसान लगता है, हाँ हो सकता है मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूं और सब्जेक्टों के अलावा पता है हमें क्वेश्चन आएगा कहां से, सबसे बड़ी बात यह है जियोग्राफी के अंदर पता होता है कि क्वेश्चन आएगा कहां से। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन आएगा कहां से, तो फिर आप कैसे कर सकते हो? आपको पता है अरावली में से क्वेश्चन आएगा, तो अरावली की चोटियां क्यों नहीं पढ़ते आप? आपको पता है पठार से क्वेश्चन आएगा, तो पठार क्यों नहीं पढ़ोगे आप? आपको पता है बालू का स्तूप से ही क्वेश्चन आएगा, तो क्यों नहीं पढ़ोगे आप? तो 3 4 चीजें जो बेसिक चीजें वो पढ़ो ना, सीधी सी बात है। ये कोई डांटने वाली बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आएंगे जहां से। आपको पता है कि अरावली से क्वेश्चन आता है, तो 40 50 जितनी भी चोटियां हैं उसको पढ़ लो ढंग से। मैप होता है आपके पास, मैप निकाल लो, नहीं है तो आप पढ़ रहे हो और उसके बाद में सर मेरे पास तो मैप नहीं है, अरे मैं थोड़ी ला कर दूंगा मैप आपको। बाजार जाओ, मैप लेकर आओ, बाकी अपने नोट्स हों, बुक्स हैं उसके अंदर भी मैप दे रखे हैं, आप ढंग से उनको निकलवा लो, और बाजार के अंदर भरपूर मैप मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आगे देखिए, अरावली की चोटियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी अरावली की चोटी जयराज सिरोही में स्थित है, बिल्कुल है, और ऊंचाई 1090 मीटर, ये बात भी सही है। सुंदा पर्वत जालौर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 991 मीटर है, बिल्कुल ये बात भी सही है। और डोरा पर्वत जालौर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 869 मीटर है, ये बात भी सही है। 869 डोरा यानी चौड़ाई, जो राजस्थान की जितनी चौड़ाई है उसको डोरे से मापनी है, तो डोरा पर्वत डोरे से मापनी है, तो 869 मीटर आ जाएगी। तो ए बी सी ये लो, तीनों की तीनों सही हो जाएगी। ए बी सी ये लो, आपका 3 नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 3 नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 हो गया ना ये, हाँ 106 नंबर, ठीक है। अब है कि डांड संदर्भित है, डांड के बारे में भी पढ़ा था कि जो झील है, विशिष्ट खारे पानी की झील है, तो सरस्वती नदी का आधारतल नहीं हो सकता, थार मरुस्थल का चारागाह क्षेत्र नहीं हो सकता, नागौर उच्च भूमि में स्थायी बालू का स्तूप नहीं हो सकता, थार के मरुस्थल में अस्थायी झील, हाँ ये झील है, विशिष्ट खारे पानी की झीलें कहलाती है डांड, तो ये हो जाएगा 4 नंबर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालू का स्तूप को जीवावशेष बालू का स्तूप माना जाता है? जीवावशेष, जहां पर जीवों के अवशेष मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जो उनको कहते हैं अवरोधी बालुका स्तूप, जहां पर आकर बालुका स्तूप क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, एक जगह ठहर जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके अवरोधी, और जिनको कहा जाता है जीवावशेष बालुका स्तूप भी कहा जाता है। ये कौन से हो जाएंगे आपके, अवरोधी बालुका स्तूप। हाँ, मध्य अरावली की चोटियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है, 873 मीटर है, बिल्कुल सही है। तारागढ़ अजमेर में, नाग पहाड़ अजमेर में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 795 मीटर है, बिल्कुल सही बात है। गोरम जी की ऊंचाई 934 या 933 मीटर है, टोडगढ़
ठीक है, टोटगढ़, गोरमजी, मोराईजी जो भी है, और ब्यावर जिले में स्थित है। तो ये बात भी सही है। तो आपका 1 2 3 कहाँ पे है? तो ये लो, आपका 3 नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? बिलाली, बिलाली कोटपुतली बहरोड के अंदर है। ऊंचाई कितनी है बिलाली की? 775। मनोहरपुरा कोटपुतली बहरोड के अंदर है क्या? नहीं, जयपुर में है ये। ऊंचाई कितनी है सर? 747 है। विराट, विराट कोटपुतली बहरोड में है, 704 है। गोरमजी ब्यावर के अंदर है, 934 है। ठीक है, तो गलत कौन सा हो गया आपका? मनोहरपुरा कोटपुतली बहरोड में नहीं, कहां पर है? जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर में। ठीक, असंगत पूछा है, ध्यान दे लेना। हाँ, अब बताना है आपको। मालखेत सीकर के अंदर है, मालखेत सीकर के अंदर है तो 1052 मीटर। रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर 1055 मीटर। भोजगढ़ झुंझुनू में है 997 मीटर। लोहारगढ़ झुंझुनू में है 1051 मीटर। लोहा 51 रुपए किलो, 51 रुपए किलो, तो 1051 हो जाएगा। रघुनाथगढ़ 1055 सबको पता है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है ये। माल खेत, खेत 52 बीघा, खेत 52 बीघा, खेत 52 बीघा से याद रखना है कि 1052 मीटर। और भोजगढ़, भोजगढ़ 997, 997, तो ये आपका हो जाएगा 2143, 2143, ये लो 2143। चलिए आगे। चोटियों की ऊंचाई का सही सम्मिलित विकल्प कौन सा है? सही कौन सा है? देखो, ऋषिकेश की 1017 मीटर है, जयराज की 1090 मीटर है, तो ये दोनों को उल्टा दे दिया। धोनिया 1183 मीटर है, उदयपुर में है। आबू की बात की जाए तो 1295 मीटर है, 1295 मीटर है। 1224 किसकी है? कुंभलगढ़ की है। 1224 किसकी है? कुंभलगढ़ की मानी जाएगी। 1224 किसकी है? कुंभलगढ़ की मानी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। अरावली की चोटियों को ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम का सही विकल्प कौन सा है? नाहरगढ़, नाहरगढ़ की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है लगभग 599 मीटर, 599 मीटर आरोही क्रम है ना, आरोही 599 मीटर है इसका। सरिस्का की 677 मीटर है, 677। नाहरगढ़ 599, 599 नाहर, सामने से नाहर आ जाए यानी शेर आ जाए तो 5, हाथ दिखाकर क्या करना है? 99, नहीं मेरे को खाना नहीं है, सीधी सी बात है। सरिस्का 677, 6 जने 7 7 जाकर सरिस्का अभ्यारण्य की तरफ जाएंगे। रोजा भाकर 730, यानी 7 दिन और महीने के 30 दिन क्या करना है? रोजा रखना है, 730। नाग पहाड़ 795, 795। और आरोही क्रम पूछा गया तो ये आंसर हो जाएगा ना आपका। सबसे छोटा नाहरगढ़, फिर बड़ा सरिस्का, फिर उससे रोजा पाकर सबसे ऊंची पहाड़ी आपकी नाग पहाड़ हो जाएगा, 795 मीटर, यही होगा। हाँ, उत्तरी अरावली की चोटियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है ये बताना है। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, सही है, बिल्कुल सही बात है। मालखेत चोटी सीकर जिले में स्थित है, मालखेत सीकर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1051 मीटर है। ऊंचाई 1051 नहीं है भाई साहब, 1052 है। गलती कर दी ना ये, तो ये बात गलत हो गई। बस 1 मीटर की का ही फर्क है, यहाँ पे कुछ नहीं है ज्यादा। लोहारगढ़ चोटी झुंझुनू जिले में है और इसकी ऊंचाई 1051 मीटर है, तो ये बात सही, ये बात सही है। तो 1 और 3, 1 और 3 कहां पर? ये लो आपका 1 और 3 हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किस चोटी और उसकी ऊंचाई का युग्म सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा गया है कौन सा? ऋषिकेश सिरोही के अंदर 1017 मीटर, कमलनाथ 1001 मीटर, बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। माकड़ मगरा 989, ये भी सही है। सायरा उदयपुर में है 938 मीटर, 938 सज्जनगढ़ की है। सायरा की कितनी है? 900 मीटर है, सायरा की कितनी है? 900 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, सायरा की कितनी है? 900 मीटर है। ठीक, आगे देखिए। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। काला भूरा डूंगर लूणी बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाता है। काला भूरा डूंगर लूणी बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाता है। पश्चिमी बनाता है या उत्तर पूर्वी बनाता है? ये पश्चिमी नहीं बनाता भाई साहब, ये उत्तर पूर्वी बनाता है। ये 2 3 बार पूछ लिया आपने, ये तो गलत हो गया। सालिसर, जस्सूसर और मलसीसर शेखावटी प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल है। हनुमानगढ़ के निकट घग्गर नदी तल का तल नाली कहलाता है, ये बात भी सही है। तो सही कौन सा हो जाएगा? बी और सी, बी और सी सही हो जाएगा ना। ठीक है, ये ध्यान रखना।
काला भूरा डूंगर जो आपका लुणीजवाई बेसिन है उसका उत्तर पूर्वी भाग माना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग क्या माना जाता है? आपका काला भूरा डूंगर कहलाता है। ध्यान दे लेना, पश्चिमी नहीं, उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर पूर्वी या उत्तर पश्चिमी भी आ जाए तो भी गलत कर देना, उत्तर पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है? उत्तर पूर्वी भाग है। आगे देखिए, हाँ, जालोर जिले में स्थित अरावली की चोटियों को ऊंचाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही बताना है। सुंदा पर्वत की बात की जाए 991 मीटर है। रोजा वाकर की बात की जाए 730 मीटर है। इसराना वाकर की बात की जाए 839 मीटर है। जारोला वाकर की बात की जाए 588 मीटर है। तो सबसे ऊंचा कौन सा है? सुंदा पर्वत है। उसके बाद में इसराना वाकर आ जाएगा, उसके बाद में रोजा वाकर, सबसे लास्ट में आपका जारोला वाकर। तो ये आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं ये, छोटी छोटी चीजें, और छोटी छोटी चीजें आपको एकदम आगे बढ़ा सकती है। क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है 40-50 चोटें याद आपको करनी है, लेकिन आपको याद किस प्रकार से करनी है वो आपको अभी तक नहीं पता होगा। लिंक सिस्टम सेट बिठाना है, मैं जैसे बता रहा हूं जैसे, ठीक है। नागपानी, नागपानी, नागपानी कहां पर पिएगा? छाया होगी साथ में तब पिएगा, तो 86,7,867 मीटर, 86,7, यानी छाया साथ में होगी तब पिएगा नागपानी, धूप में थोड़ी आकर पानी पिएगा। लीलागढ़, लीलागढ़ उदयपुर में है। उदयपुर की लीला सबसे न्यारी थी, जिसकी सत्ता, सत्ता, सत्ता चारों ओर फैली हुई थी। सत्ता यानी 87, चारों ओर फैली हुई थी 4। गोगुंदा, गोगुंदा, गूंद गूंद को चोर आकर चोर के लेके गई 84, 84 और चोर आके लेके जासी, तो 84,840 हो जाएगा। कोटड़ा, 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 कोट कितने रुपए का है? 450 रुपए का है। कोट कितने रुपए का? 450 का। 450 का क्या है? कोट है। तो कोट है तो ये लो, कोटड़ा उदयपुर में है ना। हाँ, हाँ, तो हो जाएगा 2-1, 2-1-3-4, 2-1-3-4, ये लो। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा से सुमेलित है? सुमेलित कौन से? गिरवा उदयपुर बेसिन, ले लो, आ गया। भाकर माही बेसिन, भाकर माही बेसिन थोड़ी होगा ना, ये गलत हो गया ना, भाकर माही बेसिन नहीं है। भाकर तो पूर्वी सिरोही। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के मध्य, ये बात सही है, ये भी सही है। तो ए और सी सही है ना, ए और सी सही मिलेगा, ए और सी सही मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119, ठीक है। माही बेसिन नहीं होगा, माही बेसिन वहां पर तो वागड़ प्रदेश कहलाएगा। भाकर पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल युक्त पहाड़ियां कहलाती है भाकर। हो गया ये। आगे चलिए, आगे देखिए, निम्नलिखित अरावली की चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित अरावली की चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। आरोही क्रम यानी कम से ज्यादा। सिरावास 651 मीटर है। सरिस्का 677 है। जयगढ़, जयगढ़ 648 है। भानगढ़ 649 मीटर। भानगढ़ 649 मीटर, इतना ही है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120, ठीक है। 651 है सिरावास, 677, सीरा, सीरा 51 ही होता है ना, 51 होता है। जयगढ़ 648, देखो ये 3-4 साथ साथ में है कि सीरावास, जयगढ़, भानगढ़, तो ये साथ साथ में है। सीरावास 51 है, भानगढ़ 49 है, जयगढ़ 48 है। भानगढ़ अलवर में है, जयगढ़ जयपुर में है, सरिस्का भी अलवर में है और सीरावास भी अलवर में है। तो सबसे आरोही क्रम पूछा गया, आरोही क्रम पूछा गया तो सबसे नीचे लगेगा आपका जयगढ़, फिर बी के बाद डी, डी के बाद ए के बाद सी, ये आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 120 का क्या आ जाएगा? आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। झुंझुनू जिले में स्थित अरावली की चोटियों का अवरोही क्रम कौन सा है? झुंझुनू में लोहारगल की बात की जाए तो 1051 मीटर, भोजगढ़ की बात की जाए तो 997 मीटर, 997। घोसी की बात की जाए 740 मीटर, और बबाई की बात की जाए तो 780 मीटर है। बाबाई, बाबाई, बब्बाई तो है झुंझुनू में, बाबाई कहाँ पे है? ये जयपुर में है। तो देखो, सबसे पहले आएगा लोहारगल, उसके बाद में आएगा भोजगढ़, उसके बाद में आएगा बब्बाई, और सबसे लास्ट में घोसी आ जाएगा। ठीक है, ये अवरोही क्रम है ये। हाँ, अलवर जिले में स्थित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएं। अवरोही क्रम में भैराज 792 मीटर, 792। सिराबाद 651 मीटर, सरिस्का 651, सरिस्का 677 मीटर, भानगढ़ 649 मीटर। ठीक है, ये है ना। हाँ देखो, अब अवरोही क्रम देखना है तो सबसे ऊंचा कौन सा है? आपका भैराज है, ए ए ए। उसके बाद में 677, 677, बी, बी आ जाएगा ना, ए बी, फिर सी, फिर डी, ये लो आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा।
राजस्थान में कौन सा पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है? भोराट का पठार, कई बार पढ़ लिया आपने। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच भोराट, भोराट कहां पे है? 4 नंबर भोराट का पठार। भोर, कुंभलगढ़, गोकुल भोर में उठा, गोकुल भोर में उठा, तो गोकुल भोर में उठा, तो भोराट का पठार। फिर देखिए निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुंभलगढ़ 1224 मीटर, 24 में से 12 घंटे कुंभा क्या करता था? युद्ध करता था, तो कुंभलगढ़। अचलगढ़ 1380, धोनिया, धोनी ने एक पारी 183 रन के खेले थे, तो 1183 हो जाएगा। जरगा चतुर्दशी को 31 रुपए का क्या चढ़ाओ? प्रसाद चढ़ाओ, 1431 मीटर। तो अब क्या करना है? अवरोही क्रम देखना है। अवरोही क्रम देखना है तो सबसे पहले आएगा अचलगढ़, सी आएगा। सी के बाद में देखना है आपको, नहीं नहीं नहीं, सी नहीं आएगा, सबसे पहले बी आएगा। 1400 है ना बड़ा, सबसे पहले बी आएगा। बी के बाद में कौन सा है? अचलगढ़, सी, फिर ए, फिर लास्ट में डी। ये लो आपका बी सी ए डी, ये हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। हाँ, अब इनको मिलाना। माकड़ मगरा, माकड़ मगरा 989, मकड़ी जैसी संख्या है 989, 989 मीटर, 989 मीटर। सज्जनगढ़ 938, 938, 93.8, कहाँ पे है 93.8? ये लो 93.8। सायरा 900 मीटर, 900 रुपए की टिकट, उदयपुर में जाकर देखिए, उदयपुर। और कमलनाथ 1001 मीटर, ये लो। 321, 321 4, ठीक, ये लो आपके 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अरावली की चोटियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा, ये बताना है। हर्षनाथ सीकर जिले में है। हर्षनाथ कहां पे? सीकर में है, और इसकी ऊंचाई 820 मीटर है। बिल्कुल, ये बात भी सही है। घोसी झुंझुनू जिले में है और इसकी ऊंचाई 740 मीटर है, ये भी सही है। भोजगढ़ सीकर जिले में है और इसकी ऊंचाई 997 मीटर है। भोजगढ़ झुंझुनू में है, सीकर में नहीं है। कहां पे है? भोजगढ़ झुंझुनू में है, सीकर में नहीं है। बाकी ऊंचाई सही है, इसकी ऊंचाई सही है, ऊंचाई सही है। सीकर गलत है, सीकर गलत है, झुंझुनू में है। रघुनाथगढ़ सीकर जिले में और इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है उत्तरी अरावली की। घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक क्षेत्र माना जाता है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र का नहीं, शुष्क मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र का नहीं, अरावली का नहीं, अर्ध शुष्क क्षेत्र का माना जाता है। अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन, लूणी बेसिन, ये 4 भाग माने जाते हैं किसके? अर्ध शुष्क क्षेत्र के। आगे देखिए, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में मरुस्थल के संदर्भ में सही नहीं है? मरुस्थल के संदर्भ में सही नहीं है, ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में मरुस्थल के संदर्भ में सही नहीं है? यह राजस्थान के 1/4 से भी कम क्षेत्र में फैला हुआ है। 1/4 से भी कम क्षेत्र में, 61% भाग पर है पश्चिम मरुस्थलीय भाग। तो ये बात तो गलत हो गई ना। लगभग 2/3 भाग, 2/3 भाग नहीं कह सकते, तो हम कह सकते हैं 3/5 भाग। कितना भाग? 3/5 भाग। तो ये कथन पहले ही गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा, बिल्कुल तापमान बहुत ज्यादा है, बारिश क्या होती है? कम होती है। चरागाहों में कमी, बिल्कुल कम है। अनियंत्रित पशुचारण, यानी पशुचारण पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। वनों में कमी है, कम वन पाए जाते हैं। आदि नुकसान कारक गतिविधियां बिल्कुल है। मृदा में लवणीयता यानी कि खारापन ज्यादा है, लवणीयता यानी खारापन ज्यादा है, एवं क्षारीयता की समस्या पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। तो कथन कौन सा गलत हो गया? आपका 1 नंबर गलत हो गया। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली की चोटी और उससे संबंधित जिले का युगम सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया ना। ठीक है, बिलाली कोटपुतली बहरोड के अंदर है, 775 मीटर। डोरा प्रभु जालौर के अंदर है, 869 मीटर। बाबाई जयपुर में है, 792 मीटर। भिरांच अलवर में है, कहाँ पे है? अलवर में है, इसकी ऊंचाई है 792 मीटर। तो ये सुमेलित नहीं है, भिरांच अलवर में है, सीकर में नहीं होगा। निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची तथा अचलगढ़ से नीचे। कमलनाथ से ऊंची, कमलनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1001 मीटर। और अचलगढ़ से नीचे, अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। अब देखो, कमलनाथ से ऊंची और अचलगढ़ से नीचे, यानी कि दोनों के बीच की कौन सी, ये पूछा गया है। सीरावास की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 651 मिलेगी, 651 मीटर। लीलागढ़ की है आपकी 87.4 यानी 874 मीटर। सज्जनगढ़ की 938 मीटर।
और आपकी रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर। देखो अब इन दोनों के बीच की पूछ ली जाए तो ये आपकी हो जाएगी रघुनाथगढ़, यानी कि कमलनाथ की 1001 है और अचलगढ़ की 1380 है। तो दोनों की, और बाकी क्या है, कमलनाथ से भी नीची है, कमलनाथ से ऊंची नहीं, और तीनों की तीनों कमलनाथ से भी नीची है। और रघुनाथगढ़ क्या है, कमलनाथ से ऊंची है, कमलनाथ 1001 है, रघुनाथगढ़ 1055 है और अचलगढ़ की 1380 है। फिर देखते हैं निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। खो की ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर, बिलाली की 775 मीटर 775 मीटर, बेराट की 704 मीटर और बाबाई की 792 मीटर। तो सबसे ऊंचा कौन सा है, खो है। खो कहां पे है, ये लो ए पर। और आरोही क्रम बताना, देखो आरोही अवरोही नहीं, आरोही क्रम बताना है। कौन सा बताना है, आरोही। आरोही के अंदर देखते हैं सबसे नीचा यानी बेराट 704 सबसे कम है, ये 704 है यानी सी, ये रहा सी, ये रहा सी। सी के बाद में है आपका बिलाली 775, ये रहा बी। ठीक है, बिलाली के बाद में बाबाई 792 मीटर और सबसे ऊंचा लास्ट में खो 920। सी बी डी, सी बी डी ए, सी बी डी ए ये हो जाएगा आपका। ठीक है, सी बी डी ए ये हो जाएगा आपका। चलें आगे। निम्नलिखित में से किस चोटी की ऊंचाई 840 मीटर है, 840 मीटर है, किस चोटी की ऊंचाई 840 मीटर है, ये पूछा गया ना। हाँ, तो किस चोटी की ऊंचाई 840 मीटर है, तो ये हो जाएगा आपकी गोगुंदा, गोगुंदा 84, गोगुंदा 84। अब आगे वाला देखो, जीरो भूल जाओ, जीरो को बाद में लगा देना। गोगुंदा, गोगुंदा को 84 यानी चोर आकर चोर के लिए जासे, यानी चोरों के लिए है गोगुंद, गोगुंदा। उदयपुर में गोगुंदा, ध्यान रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बब्बाई नामक चोटी झुंझुनू में स्थित है जिसकी ऊंचाई 780 मीटर है। बब्बाई नामक चोटी कहां पर है, झुंझुनू में है और जिसकी ऊंचाई 780 मीटर है, बात बिल्कुल सही है। बाबाई नामक चोटी जयपुर में स्थित है जिसकी ऊंचाई 792 मीटर है। बाबाई नामक चोटी कहां पर है, जयपुर में है और जिसकी ऊंचाई 792 मीटर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो कथन 1 और 2 दोनों आपको सही मिलेंगे, दोनों कथन सही मिलेंगे आपको। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। ये पूरे नहीं है क्या, 133 क्वेश्चन, क्वेश्चन ज्यादा है ना यहाँ पे, 138 क्वेश्चन है। देखो आगे और हैं क्वेश्चन, फिर भी आप देख लेना, बुक के अंदर है। आरोही क्रम के अंदर बताना है जिसके अंदर ऋषभदेव, कोटड़ा, जारोला, बाकर, बालागढ़ ये दे रखे हैं। आप कर लेना, 4-5 क्वेश्चन छूट गए हैं इसके अंदर, पीपीटी के अंदर आए नहीं। ठीक है, और इसके अलावा यही है। जालोर पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा स्थित नहीं है, तो सायरा उदयपुर में आ जाएगा। बाकी तो ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। और अलवर जिले में कौन सा स्थित नहीं है, तो बेराज, सिरावास, बालागढ़ अलवर में है। बाकी आपका खो कहाँ पर देखने को मिलेगा, जयपुर में देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये आपकी जो क्लास है कंप्लीट हो जाती है। 5 क्वेश्चन छूट गए हैं, 138 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से 133 करवाए हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ पर छूट गए हैं। तो बस गलती से छूटे हैं, इससे ज़्यादा जानबूझकर नहीं छूटे, गलती से छूट चुके हैं ये क्वेश्चन। आप आराम से बुक के अंदर दे रखें, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। अच्छी प्रैक्टिस है, मैं ये कहूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का उठेगा। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी बात करो तो बिल्कुल उठेंगे क्वेश्चन। आपको पता है कि संतूर कहाँ पर है, आपको पता है टोटगढ़ कहाँ पर है, आपको पता है तारागढ़ कहाँ पे, आपको पता है सायरा कहाँ पर है, आपको पता है जारोला कहाँ पर है। तो पूर्व से पश्चिम को करने में दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी। आपको मैप, आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए, आपको अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए। मैप के अंदर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो अच्छी बात है, लेकिन अभी टाइम नहीं है। अभी जो आपके 15-20 दिन जितने भी बचे हैं, अभी इतना टाइम नहीं है कि आप मैप को लेकर बैठो, क्योंकि आपने, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, अब नहीं कि कहीं अब लेकर बैठ जाओ, नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी बहुत चीजें हैं, आप इनको चोटियों को लिख सकते हो मैप के अंदर 10 मिनट के अंदर अंदर, तो आप बिल्कुल कर सकते हो और बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम नजदीक है, लेकिन आपको किसी प्रकार की दिक्कत ये नहीं आनी चाहिए कि सिलेबस पूरा समय पर हुआ है और आप, ये जो प्रैक्टिस का समय है, ये ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू निकालने का समय है, ये थ्योरी निकालने का समय नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू जितना निकालोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी नजर आएगा खुद के अंदर। अगर आप अब थ्योरी पढ़ने बैठे और एमसीक्यू को छोड़ दिया, तो आप वहां पर कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप गलत करके आओगे, जो आपको आते होंगे। तो एमसीक्यू के टाइम, कब आपको टाइम एमसीक्यू देना है, मैं फिर कहता हूं, लास्ट जो 1 महीना होता है वो एमसीक्यू का ही होता है। जितने ज्यादा आप एमसीक्यू निकालोगे
उतनी तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी, शानदार होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।